एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 104 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि फेंगयुआन यहाँ पे अलग एक जगह पे टेलीपोर्ट हो गया था। एक स्पाइरल वॉर्टेक्स होता है, उसके ज़रिए टेलीपोर्ट हुआ था। और ये जो चीज़ थी वो कोई और करने वाला था 200 साल बाद, जिसका जन्म होता है एक बच्चे का, वो यहाँ पे आता है, वो ऐसे करता है। लेकिन फेंगयुआन ने 200 साल पहले ही कर दिया और सेम वही चीज़ दोहरा रहा था, क्योंकि ये जो चीज़ करनी इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर बनेगा। उस प्रेशर का यूज़ करके फेंगयुआन यहाँ पे ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस में जॉइन हो पाएगा आसानी से। एक वैलिड रीज़न मिल जाएगा उसे और कोई इससे बोल नहीं पाएगा कि क्यों जॉइन हुआ है, ये वजह वो वजह, कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होगा। बस आराम से जॉइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 104 104। स्काई में चेस फाइट हो रही थी। बैम बैम आवाज आ रही थी, एक्सप्लोजन हो रहे थे नॉन स्टॉप। स्ट्रॉन्ग ईसी और याओ जीपी लगातार अटैक कर रहे थे, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा था। और फेंगयुआन स्लिपली जो होता है ना, स्लिपरी ईल जैसे होता है, जो ईल एकदम स्लिपरी होती है, एकदम उससे फिसल फिसल के लोग निकल जाते हैं, ऐसे टाइप से होता है ना, एकदम वैसे टाइप से निकला जा रहा था। एक्चुअली वो जानबूझ के स्पीड यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो भी रखा था, ताकि उसके पीछे ये लोग हैं ना वो बने रहें। पिछले जन्म में तो भाई वो एक डोमिनिक पाथ का ओवरलॉर्ड था, एक्सपीरियंस उसके पास था। जो इन दोनों ये इमॉर्टल की बस की बात ही नहीं थी इसको कैच करना, यानी पकड़ना फेंगयुआन को। स्ट्रॉन्ग इसी ज़्यादा यहाँ पे यंग थी। बैटल एक्सपीरियंस तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़ीरो था। इमॉर्टल किलर मूव यूज़ करने के बाद भी फेंगयुआन उसके हाथ नहीं लग रहा था। फेंगयुआन कभी वाटर में चला जाता, कभी क्लाउड्स के बीच फुल चालाकी से एकदम निकल रहा था। सॉन्ग इसी एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो उसे चेस ही नहीं कर पा रही, बल्कि वो उसके इमोशंस के साथ यहाँ पे बंदा अपना फेंगयुआन खेल रहा हो। याओ जी भी थोड़ा एक्सपीरियंस था, बट उसके पास इमॉर्टल वो भी नहीं था, सिर्फ मॉर्टल किलर मूव्स थे। इसलिए वो पहले से ही चेस में यहाँ पे पीछे चल था, वीक था। वो बस चिल्लाता हुआ जा रहा था, एकदम भाई चिल्लाते हुए जा रहा है, और कुछ इसके बस की नहीं थी। फेंगयुआन अगर स्लो ना करता तो वो ज़िंदगी में कभी उसका पीछा भी नहीं कर पाता सही से। तीनों एयर में तेज़ी से निकल रहे थे और जल्दी ही chaotic इमोशन सी एरिया क्रॉस कर गए। एक आइलैंड पे 2 लोन कल्टीवेटर चेस खेल रहे थे। नॉइज़ सुनते ही वो दोनों उठे और इन्वेस्टिगेट करा। पहला कल्टीवेटर कहता है, लगता है फेरी यीशी किसी को चेस कर रही है। एक मेल कल्टीवेटर भी है। सेकंड बंदा बोलता है, बिना वजह पंगा लेना नहीं चाहिए लग रहा है। वो सॉन्ग कुई यान की बेटी है। लेट्स माइंड योर ओन बिजनेस, यानी मतलब अपने बिजनेस पे ध्यान देखते हैं, क्या हम देखें, वो पकड़ रही हो जिस मर्जी को पकड़े, जो मर्जी करे, हमारा क्या जा रहा है। फेंगयुआ ने आइलैंड की तरफ देखा, फिर डायरेक्शन चेंज करके निकल गया। अब दिखाया जाता है वेब आईसी एरिया में। चेंग जॉन योंग वो कहता है, क्या इतना गंदा और चीप आदमी इस दुनिया में? फेरी यीशी मैं मदद करूंगा। फेंगयुआन ने स्माइल किया, अटैक डॉज करके भागता रहा, और उसके पीछे अभी भी 3 लोग लगे हुए थे। तब एक अब दिखाया जाता है अलग जगह, रंबलिंग थंडर सी चैनल में। बी कुआन तियान कहता है, ये शी जैसे पूरी लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया भाई? उसकी मौत तो पक्की है। ये वो कभी चेस से जुड़ गए इतने सारे लोग, ये वो सारे लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। ये शायद ना ऐसा मान लो, यहाँ पे जिन जिन लोगों को ये सब पता चल रहा है उनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे एक बताया गया यहाँ पे वेब आईसी एरिया में उन लोगों को पता चल गया, तो उसने यहाँ पे चेन जोंग योंग वो कहता है कि कौन ये गंदा बंदा है, इतना ये जो ऐसा करने की हिम्मत हुई। दूसरा यहाँ पे रंबलिंग थंडर सी वाला है, वहाँ पे भी बोला गया। 15 मिनट बाद एक बैटल मैकेनिक अट्रैक्ट हो गया। लाई होंग नॉर्थन पैंस होकर ईस्टर्न सी की गॉडेस को छूने की हिम्मत कैसे की है? हम तुझे हमारे मतलब जोक है क्या हम? ऐसा मतलब वो चिल्ला रहा था। सॉन्ग ईसी और भी फ्यूरियस हो गई। बस एक नज़र डाली थी फेंगयुआन ने, पर लोग तो कुछ और ही मतलब कहानियाँ बनाने लग गए थे। सॉन्ग ईसी सीक्रेटली कहती है, चुप हो जाओ सब यार, बस मार डालो चुपके से इसको, मैं रिवॉर्ड दे दूँगी तुम सबको, समझ गए क्या? चुप हो जाओ अब। फेंगयुआन कहता है, ये सब चुप क्यों हो गए? चलो मैं भी बोलता हूँ फिर। फेंगयुआन कहता है, सुन लो सब लोग, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बस अंडर वाटर वोल्केनो एक्सप्लोर कर रहा था और सच कह रहा हूँ, और कुछ बात नहीं है। एक गोई मटो कहता है, चुप कर बुड्ढे गंदे। पेंगुइन कहता है, मैं नॉर्थन पैंस से आया हूँ, एक पीसफुल आइलैंड ढूंढ रहा था, ये अंडर करंट मिल गया मुझे, तो मैं यहाँ पे चला आ गया। वो मुझे अंडर वाटर वॉल्केनो तक ले गया और मैं यहाँ पे पहुँच गया, मैं और क्या बता सकता हूँ। यहाँ पे बस फेंगियो ने सबको सच बता रहा था, मतलब बोल तो सच रहा है, लेकिन देखो सच बोलोगे वो लोग मानेंगे ही नहीं सच। और इसलिए वो मतलब ऐसा बोल रहा था कि मैं तो ये देखो ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं तो आ गया। तो बू इमोर्टल पता है यहाँ पे क्या कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरा कहता है, ऐसे काम करके सबके सामने एक्टिंग कर रहा है क्या तू? फेंगियन कहता है, अगर झूठ बोलता तो कोई स्मार्ट एक्सक्यूज बनाता ना, ऐसा क्यों बोलता? अंडर करंट वाली बात कौन बोलता फिर? ये तो फिर एक मतलब बेतुकी बात होती, लेकिन मैंने बोला इसका मतलब सच ही होगी ना, वरना यहाँ तो हर कोई जानता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। लोकेशन भी बता सकता हूँ, तुम खुद चेक कर लो। शॉन्ग इसी कहता, बस कर, अगर तू इनोसेंट है तो रुक जा, सबमिट कर, हम चेक करेंगे, मैं इनोसेंट को नहीं मारूंगी। उसका टोन ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था, अंदर से तो गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन एक्टिंग इसके जीरो थी। फेंगियन कहता है, मैं पागल हूँ क्या, रुक जाऊं?
मुझे पता है तुम लोग मार डालोगे। मैं एक मतलब एक हेयर तक नहीं छुआ है मैंने तुम्हारा, तो ऐसा कैसे हो जाए? सॉन्ग इसी एकदम फ्यूरियस हो गई, कहती है चुप हो जा, ये सब क्यों बोल रहा है कि एक हेयर तक नहीं छुआ ये सब? क्योंकि जितना फैंगयन बोलेगा ना कि मैंने तो बाल तक नहीं छुआ तुम्हारा, तो उतना ही लोग सोचेंगे कि क्या है, हम तो मानेंगे ही नहीं, तूने तो पक्का छुआ होगा। जितना बोलेगा उतना लोग और मन में शक बढ़ाएंगे। इसलिए फैंगयन एकदम भाई आग में घी डाल रहा था। बाकी मेल गो इमोर्टल बस एकदम गुस्से से एक्टिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे फेंगियोन पे। अंदर ही अंदर फेंगियोन की बात भी सुन रहे थे ध्यान से कि क्या कहना चाह रहा है। क्या पता सच भी हो सकता है, लेकिन एक्टिंग बाहर से दिखा रहे थे एकदम गुस्से में, नहीं हम तो नहीं मानेंगे, ये वो कह रहे थे। फेंगियोन दोबारा कहता है, तुम जितने मतलब जितना तुम रोको मैं उतना ही बोलूंगा। मैं बस नॉर्थर्न प्लेन्स का एक सिंपल कल्टिवेटर हूँ, ईस्टर्न सी में सर्वाइव करने आया था, बस एक नज़र देखी तुम्हें नहाते हुए बस, और ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शोंग इसी एकदम गुस्से में आंखें लाल हो गई, वो कहती है बस चुप हो जाए, क्योंकि भाई तुम समझ ही रहे हो, नहाते हुए देखने तो समझ ही जाओगे ना कैसी बात होगी। तभी एक फीमेल वॉइस यहाँ पे आती है, हा 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 हा, कितना इंटरेस्टिंग सीन है यहाँ पे। सबने देखा, वो 7 सी स्नेक विमेन थी। वो इमोटस एकदम से अलर्ट हो गए। याओ जीपी अंदर ही अंदर रोते हुए बोला, सब बाकी सब फोकस सॉन्ग इसी पे ही चला गया। यानी कुछ तो खतरनाक हुआ है, कोई तो एंट्री लिया है यहाँ पे। सॉन्ग इसी का फेस बिल्कुल ब्लैक हो गया। आई स्टैचू जैसी लग रही थी, कोल्ड, और एकदम एयर एकदम छोड़ी थी, ऐसा लग रहा है बहुत कोल्ड ओरा निकल रहा है इसके अंदर से। स्ट्रॉन्ग ईसी और 7 सी स्नेक वीमेन दोनों ईस्टर्न सी की मतलब 6 ग्रेट ब्यूटीज में से एक थी। स्नेक वीमेन रैंक 7 थी, डेमोनिक पाथ की इमोर्टल थी। और सॉन्ग इसी से जब उसका क्लैश हुआ, लेकिन क्या बोले, मतलब अभी लड़ा नहीं है उन दोनों ने, बस एक तरीके से क्लैश हो गया क्योंकि ये दोनों सामने आ गई। लेकिन सॉन्ग की यान की पावर की वजह से उसने कभी ओपन फाइट नहीं की। जब अब उसके कान में ये जूसी सी न्यूज़ फैले कि यहाँ पे ऐसा कुछ सीन चल रहा है, तो वो ऑब्वियसली उसे मसाला लगा। तो पूरा का पूरा र्यूमर एक तरीके से जब स्प्रेड हुआ, तो वो भी यहाँ पे आ गई, आग में घी डालने। सॉन्ग इसी का दिमाग घूम गया, कहती है क्या हो गया, अब मेरी रेपुटेशन तो खत्म। सॉन्ग इसी गुस्से में कहते हैं, तू बुढ़ा एक गुंडा है, भाग तो ऐसे रहा है जैसे पूरा प्लान बना के ही आया हो, और ऊपर से स्नेक वेमेन के पास आ गया तू। बट सच ये था कि फेंगयुआ ने पूरा रूट पहले से प्लान किया था, और कौन से इमॉर्टल किस जगह मिलेंगे सब उसे पहले से पता था कि यहाँ पे ये लोग मिलेंगे, और उसने पहले से प्लान बनाया था ताकि ये सब ऐसा ही हो, और वही हो रहा है यहाँ पे उसके प्लान के हिसाब से। 7 सी ये जो विमेन थी, 7 सी विमेन उसके प्लान का कोई यहाँ पे एक तरीके से एक पार्ट थी। वो उसके एरिया में घूमा तो ऑब्वियसली उसका तो आना बनता था। वो 7 सी के एरियाज़ की ओनर थी। वो इस टाइम रेड टाइड फिश ब्रीडिंग सीज़न चल रहा था, तो वो यहाँ उसे रुकना ही पड़ा था, तो रुकी हुई थी। फेंगिवा ने इन्फो ईज़िली कलेक्ट कर लिया था और उसका फ़ायदा उठाया था। स्नेक विमेन बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लेकिन डेंजरस और रूथलेस भी थी, क्योंकि भाई डेमोनिक पाथ की है, वो तो हल्के में नहीं लेना। ब्राइटेस्ट पाथ वालों ने उसके बारे में इन्फो लीक भी की थी। तभी अचानक से एक एक्सप्लोजन हुआ। स्नेक विमेन ने फेंगिवान के ऊपर अटैक कर दिया। ली होंग कहता है, 7 सी स्नेक विमेन तुम क्या कर रही हो? चेस पूरा रुक गया। स्नेक विमेन एकदम भाई सिडक्टिवली कहती है, इतना इंटरेस्टिंग सीन है, कैसे ना इंटरफेयर करूं? ली होंग कहती है, मैं स्नेक विमेन को हैंडल करता हूं, बाकी सब चेस कंटिन्यू रखो। वो रैंक 7 था, बैटल स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम था, लेकिन थोड़ी देर तक स्नेक विमेन तो रोक ही सकता था उसको, क्योंकि स्नेक विमेन भी रैंक 7 की थी, और ये बंदा भी रैंक 7 का था जो रोकने के लिए आया था। लेकिन इतना नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी भी नहीं है, तो पूरा तो रोक नहीं पाएगा, जितना हो सके उतना ही करेगा बस ये। अब आगे देखते हैं। स्नेक विमेन ने फेस को अपना थोड़ा-सा ट्विस्ट करा, फिर कहती है, तुम फिर आ गए? हमेशा बीच में कूद ही जाते हो तुम। बाकी इमोर्टल्स ने घूम के स्नेक विमेन को अवॉइड करा, फिर वो फेंगयुआन के पीछे पड़ गए। बा और यहाँ पे ये दोनों अब लोग लड़ने लग जाएँगे, स्नेक विमेन और वो जो बंदा था जो से आया था लड़ने के लिए, वो लड़ेंगे, और फेंगयुआन ऐसे निकल गया, उसके पीछे जो बाकी लोग पीछा कर रहे थे, वो तो हैं ही हैं। काफ़ी टाइम निकल गया था। अब चेस में और भी लोग जुड़ चुके थे। फेंग यून यहाँ पे इंजर्ड था, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया था। सॉन्ग इसी एकदम भाई दाँतों को दबा के कहती है, क्या ये कभी रुकेगा भी? उसका बॉडी थक गया है और माइंड उससे ज़्यादा। अब तो आस-पास के ऑलमोस्ट सभी इमॉर्टल को पता चल गया था। थोड़ी देर पहले तक हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रही थी, और एक तरीके से अब किसी एक क्रिमिनल को कैच करने के लिए भागे जा रही है लौंडिया। फेंग यून हँसते हुए कहता है, बस अब टाइम आ गया है, प्लान एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, तो अब मज़ा आ गया। फेंगियोन रूथलेसली कहता है, बस अब एग्जिट का टाइम है। उसका बॉडी हिलता है और एकदम से 6 और बॉडीज में डिवाइड हो जाता है। इमॉर्टल किलर मूव, 6 इल्यूजन स्टार बॉडीज। सब जितने भी लोग थे जो उसका पीछा कर रहे थे, सब कंफ्यूज हो गए, स्प्लिट होके एकदम चेस करने लगे। फिर फेंगियोन एक और मूव यूज करता है, इमॉर्टल किलर मूव पोजीशन स्टार स्वैप, और वो डायरेक्ट याओ जीपी के सामने आ गया। फेंगियोन चिल्ला के कहता है, सोच मत कि मैं मार नहीं सकता, यानी मैं भाग रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं मारूंगा नहीं, मारूँगा। फिर वो अटैक करता है स्टार क्लाउड ग्रैंडस्टोन से। याओ जीपी एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब तक फेंगियुआन सिर्फ भाग रहा था, लेकिन अब अटैक।
वो स्टार क्लाउड के अंदर खींच के चला गया। उसके पास सिर्फ मॉर्टल किलर मूव थे। इमॉर्टल गू का पावर कैसे वो हैंडल करता? जब तक बाकी लोग उसे रेस्क्यू करते, फेंग युआन ने उसका हेड पकड़ लिया था। फेंग युआन यहाँ पे कोल्डली कहता है, लिमिट मत क्रॉस करो। अब भागने वाले जितने भी उसके पीछे पड़े हुए थे, मोस्टली रैंक 6 के थे। रैंक 7 जैसे ली होंग रेयरी यहाँ पे था। याओ जी अभी एक गू इमॉर्टल था, और इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया ये लोग यहाँ पे सोच रहे थे, क्योंकि उसका सर पकड़ा हुआ था फेंग युआन ने। अब मारा या नहीं मारा, मुझे तो लग रहा है मार दिया, सोल कैप्चर कर ली होगी फेंग युआन ने। नॉर्थर्न प्लेन्स वाले जितने भी थे सच में बैटल के मॉन्स्टर होते हैं, ये सब चिल्ला रहे थे। सब एकदम शॉक्ड में थे। डर उनके चेहरे पर नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत अलर्ट भी थे। तब तक 6 इल्यूजन बॉडीज फिर से एक मतलब और हिस्सों में थोड़ी सी एक बॉडी काफी दूर तक निकल गई, और वहां से फेंग युआन ने पोजीशन स्वैप यूज करा। होता नहीं है कि ऐसा मान लो कि अरे वो मिनाटो का कुनाई नहीं है, कुनाई फेंक दिया दूर और फिर वहां से टेलीपोर्ट हो गया, है ना? वैसे ही टाइप का एक तरीके से इंस्टेंटली एस्केप कर गया था। अब आगे सीन दिखाते हैं। 3 दिन बाद ईस्टर्न सी के गुई मॉडल के बीच के एक र्यूमर स्प्रेड हो चुका था। फेरी यीशी जो कि 6 ग्रेट ब्यूटीज में से एक थी, उसके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि वो नहा रही थी और एक बुढ़ा गुंडा उसको टारगेट करके सब प्लान करके वहां से चला गया। सॉन्ग यीशी का स्टेटस हाई था, और सॉन्ग कुई यान की बेटी होने के कारण पूरा क्लैन इन्वॉल्व हो गया। अब बस सब लोग मतलब वेट नहीं कर पा रहे थे कि क्या सीन चल रहा है। उसके मतलब जितने भी मतलब उसके देखो, अब इतनी बड़ी ब्यूटी है तो उसके होंगे ना, मतलब होते हैं यार लोग जलने वाले। तो उन लोगों ने उसको टारगेट कर दिया कि भाई ये देखो ये क्या हो रहा है, इतने बड़े क्लैन की बेटी, ये वो करके ऐसे कर दिया। तो अब यहाँ पे ना एक तरीके से फेंग युआन को हंट करने का स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने कि फेंग युआन को हंट करो, उसी बूढ़े को हंट करो जो यहाँ पे देखने आया था। अब एक सीन दिखाते हैं। एक अंधेरी सुनामी जैसा सी एरिया में पूरा वुडन गेट खुलता है, अंदर से फेंग युआन निकलता है शिंग जियांजी के अपीयरेंस में। उसने याओ जीपी को मारा था, उसकी बॉडीज लेके वहां से निकल गया था। गुई मोटर्स की बॉडीज का दो काम होता है, या तो उनसे ब्लेसलैंड बनाया जाए, या तो उनके इमॉर्टल प्राइमेसी से जो दाव मार्क्स है उसको ले लिया जाए। फेंग युआन ने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, क्योंकि उसका खुद का इमॉर्टल प्राइमेसी ऑलरेडी डेड था, और अगर वहाँ बॉडी रखता तो पूरा डैमेज हो जाता। एस्केप के बाद उसने स्टारगेट को यूज़ करा, फिर फिक्स इमॉर्टल ट्रैवर्स से ईस्टर्न सी के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में चला गया। चुपके से याओ जीपी का इमॉर्टल प्राइमेसी के बॉटम में प्लेस कर दिया नीचे जाके, वो ब्लेस लैंड बन गया नीचे जाके। हेवन क्यूआई और अर्थ क्यूआई को डिस्टर्ब तो हुआ, और करीबन 2 वेल डेसोलेट बीस्ट भी यहाँ पे आए, लेकिन फेंग युआन ने उन्हें भगा दिया ताकि बेस्टलैंड को ज़्यादा डैमेज ना हो। क्योंकि देखो उसने बेस्टलैंड बॉडी से निकाल के ज़मीन के अंदर प्लांट कर दिया, जैसे स्टार फ्रॉम बेस्टलैंड था ना, उसने ज़मीन के अंदर प्लांट कर दिया, वैसे यहाँ पे भी कर दिया था। फिर उसने अपीयरेंस चेंज करा, जीपी ब्लेसलैंड के अंदर गया। वहाँ एक लैंड स्पिरिट का पेड़ था जिसे मूव भी नहीं कर सकते थे। ट्री स्पिरिट कहता है 1 लाख इमॉर्टल एसेंस स्टोन चाहिए, टन्स ऑफ इमॉर्टल मतलब करीबन मांग रहा है टन्स ऑफ इमॉर्टल मटेरियल रैंक 7 और रैंक 8 के, और ग्रीन जेनेसिस लोडर इमॉर्टल वनरेबल का फ्रेश ब्लड भी चाहिए। फैन युआन एकदम शॉक हो जाता है, कहता है ये क्या बकवास कर रहा है भाई, 1 लाख से ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन, समझ रहे हो इतना ज़्यादा क्यों मांग रहा था? उसको सब रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि वो कुछ भी फुलफिल नहीं कर पाया, क्योंकि देख रहे हो डिमांड इतनी खतरनाक की गई थी। फेंगयुआन कहता है याओ जीपी सबसे वीक बैकग्राउंड वाला था, इसलिए उसे मारा दूसरों को डराने के लिए, और सच में बाकी लोग डरे भी थे इस चीज़ से, और मैं इजीली निकल भी पाया था। लैंड स्पीड की कंडीशन का यूज़ किलर मतलब किलर से कोई लेना देना है ही नहीं, तो लैंड स्पीड इतना क्यों मांग रहा है मेरे से? क्योंकि लैंड स्पीड को थोड़ी ना पता है कि मैंने ही उसे मारा है जो मेरे से इतना खतरनाक डिमांड कर रहा है। उसे तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए इससे, और इतने खतरनाक रिसोर्स मांग रहा है, ये क्या बात हुई? इसका मतलब याओ जीपी की जो ऑब्सेशन थी, पैसा और उसकी ग्रीड लेवल इनसेन थी, इसलिए ऐसा था। फेंगयुआन कहता है अगर उसकी ऑब्सेशन मुझसे जुड़ी होती तो मैं अपने ब्लड पाथ मेथड से उसे कंट्रोल कर लेता, लेकिन ये तो डायरेक्ट हेवन तक चढ़ने जैसा हार्ड है। हजार हजार क्या लाख एसेंस स्टोन, समझ रहे हो, इमॉर्टल एसेंस स्टोन, छोड़ दो भाई इसको तो। और जेनेसिस लोटस का ब्लड ये क्या मांग रहा है भाई? वो तो रैंक 9 का इमॉर्टल वनरेबल था, उसका मटेरियल है ये तो भाई। हेवनली कोर्ट की वॉल्ट में लॉक्ड होगा वो तो कहीं जाके, यानी हेवनली कोर्ट के अंदर एक जगह होती है वहां पे लॉक्ड होगा। क्या है इस बंदे का मतलब? फेंगयुआन कहता है इस बंदे की ग्रेड ने उसको पागल बना दिया है। अब इस ब्लेस लैंड को लेने का कोई एक रास्ता ही बचा है, वो है जबरदस्ती कुछ ना कुछ करके अटैक करना। उसकी आंखों में कोल्ड लाइट आ गई। अगर लैंड स्पीड मना करेगी तो वो उसे तोड़ के फोर्सली मतलब टेक ओवर कर लेगा ब्लेस लैंड को। वैसे ही जैसे शार डीमन यू लू ब्लेस लैंड में इन्वेड कर रहे थे ना लोग वहां पे कब्जा करने के लिए, वैसे ही फेंगयुआन कहता है अगर ये ब्लेस लैंड ले लूँ तो ईस्टर्न सी में मेरा बेस बन जाएगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है सेटल होने का, पहले शार डीमन से मिलता हूँ। उसने मॉडल को यूज करके एक गूफ फॉर्मेशन सेटअप करा और फिक्स इमॉर्टल ट्रैवर्स से एक्टिवेट करा और ताइबा इंशन के इमॉर्टल प्राइमेसी में चला गया।
जाते ही इसने सिग्नल ट्रेस हाइड करने के लिए गू फॉर्मेशन यूज़ करा और ऑरा पूरी तरह से डिसअपियर हो गया और जैसे ही काम खत्म हुआ, वो मॉर्टल गू अपने आप डिसइंटीग्रेट हो गया जिससे उसका ऑरा खत्म हुआ था यानी गायब करा था और वापस हम नॉर्मल हो गए। और यहाँ पे एक नॉर्मल लुकिंग सी एरिया में ना कोई स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन अगर कोई ना करे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक ग्लेसलैंड छुपा हो सकता है। फेंगयुआन ताइबानशेन की इमोटर प्राइमेसी से बाहर आया। ताइबाई ऑलरेडी फ्लाई कर रहा था सी के ऊपर और थोड़ा बातचीत के बाद दोनों यूलू ग्लेसलैंड के ऊपर पहुंच गए। वहाँ कोई नहीं था। वेट करने के बाद शार्क डीमन अपनी ज़ॉम्बी अलायंस वाली टीम के साथ आया। शार्क डीमन हंसते हुए कहता है, ब्रदर शांगजिंग, आजकल तो तुम काफ़ी वायरल हो गए हो। बाकी कोई मोटर्स भी फेंगयुआन का क्यूरियस आइज से देख रहे थे। फेंगयुआन विटर स्माइल के साथ कहता है, बस सब गलत जगह पे ही गलत टाइम पे आ गए। अंडरकट एक्सप्लोर कर रहा था मैं तो यार, मैं वहाँ जाके फंस गया। बोडान एकदम टोंट मारते हुए कहता है, ट्रबल तो नहीं है, लेकिन ये जो पूरा तुमने रोमांटिक अफेयर बनाया है ना, बड़ा खतरनाक है। बोडान पहले से इंसल्ट हुआ था फेंगयुआन से, लेकिन कॉस्टली गिफ्ट देके दोबारा टीम में ज्वाइन कर लिया था शार्क डीमन की। फेंगयुआन ने बस स्माइल करा, इग्नोर कर दिया। उसने देखा कि शार्क डीमन, सुबाइमन, ओबोडान और शाह नानजियांग आए थे। 3 लोग पहले से अब यहाँ पे कम थे, यानी जितने पहले वहाँ पे इन्वेड करने गए थे ना उस आइस वाली जगह पर, उतने लोग नहीं, यहाँ पे कम ही लोग थे। फिर सब सी के अंदर गए। यूलू ब्लेसलैंड का गेट खोला और बैटलफील्ड किलर मूव, फ्रीजिंग रेन, फ्रोजन अर्थ में घुस गए। शार्क डीमन कहता है, इस बार तुम्हारी डिडक्शन पे डिपेंड करेंगे, बोडान सपोर्ट करेगा बस तुम्हें। फेंगयुआन कहता है, डोंट वरी, आई विल गिव माई बेस्ट। बोडान ने अंदर ही अंदर थोड़े आंखें घुमाई और कुछ नहीं बोला। बैटलफील्ड मूव फुली रिकवर हो चुका था। लास्ट टाइम का जो डैमेज दिया था वहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं था। अब तक लैंड स्पीड का भी कोई अता पता नहीं था कि एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, सब मिस्ट्री है। फेंगियो ने लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस यूज़ करा, इस बार काफ़ी फास्ट प्रोग्रेस भी करा और उसने क्रूशियल मॉर्टल गो डिस्ट्रॉय नहीं करे, बल्कि जो अनइम्पोर्टेंट गो थे ना उनको ही डिस्ट्रॉय करके पावर लो करी। शार्क डीमन ने इमॉर्टल गो एक्टिवेट करा, मेल्ट आइस। ये एक स्पेशल आइस पाथ गो था जो सबसे हार्ड आइस को भी मेल्ट कर सकता था। ये गो उसने किसी ज़ॉम्बी अलायंस मेंबर से हैवी प्राइस दे के बोरो किया था, यानी उधार लिया था, स्पेशली इस बैटलफील्ड के लिए। अब फ्रीजिंग रेन का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो गया था, डेसोलेट बीस्ट लेवल स्नो मॉन्स्टर भी रुक गए थे। टीम का प्रेशर काफ़ी कम हुआ था, इमॉर्टल एसेंस का यूज़ भी पहले से कम हुआ था। गू वर्ल्ड में सबका काउंटर होता है, इनविंसिबल गू का कॉन्सेप्ट नहीं, बस स्मार्ट गू मास्टर होते हैं, यानी गू सबसे पावरफुल नहीं होते। ये बात इतनी बार बोली गई है इस पूरी नॉवल में, मैंने कितनी बार पढ़ी है कि इस वर्ल्ड में ना गू सबसे पावरफुल नहीं होता। यानी चाहे तुम्हारे पास गू कितने ही लेवल का हो, लेकिन पावर पता क्या होती है? पावर ये होती है कि जो गू मास्टर है, जो उसका यूज़र है, वो कैसा है। फेंगिवा ने स्टेडी प्रोग्रेस स्टार्ट करी थी, एकदम मतलब स्पीड में कर रहा था। अभी विजडम पाथ में बिगिनर ही था, बट डोंगफेंग चांगफेंग की इनहेरिटेंस ने उसका गेम चेंज कर दिया था। स्टार्ट स्लो था, लेकिन एक फ्लॉ मिलता ही फेस फास्ट हो गया था और हिडन गुवम डिटेक्ट करने लगा था। उसको अपना लक ऑफ एक्सपीरियंस महसूस हुआ। उसने तुरंत ही बोडान को असिस्ट करने को बोला। बोडान के पास थोड़े ही मेथड्स थे, लेकिन फेंगयुआन के स्टार्ट करने के बाद वो भी कुछ डिटेक्ट करने लगा। फेंगयुआन सीक्रेटली उसके टेक्निक ऑब्जर्व कर रहा था और उसे काफ़ी चीज़ें सीख भी रहा था। विजडम पाथ का एक्सपीरियंस लेवल धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। दोनों मिलकर एफर्ट्स से फ्रीजिंग रेन फॉरेस्ट अर्थ को फाइनली क्रैक कर दिया गया। अब बैटलफील्ड में टोटल 33 अटैक किए और शार्क डीमन का मेल्ट आइस को अकेला ही सब हैंडल कर गया। लेकिन इतने ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस के यूज़ ने उसकी जो खुशी थी काफ़ी रिड्यूस कर दी थी। भले उन्होंने सब तोड़ ताड़ के अंदर घुस गए थे, एकदम जितने भी अटैक्स थे उनको रोक लिया था, वेव को रोक लिया था, लेकिन भाई इमॉर्टल एसेंस इतना लगा कि भाई का दिमाग ही खराब हो गया। और ये जो इतने खतरनाक बैटलफील्ड किलर मूव था, ये जो फ्रीजिंग रेन फ्रोजन अर्थ जैसे ही खत्म हुआ, सीन इंस्टेंटली बदल गया। सब जगह अंधेरा, ग्लूमी क्लाउड्स लग रहा था, कोई बड़ा स्टॉर्म जैसे आने वाला हो ऐसा लग रहा था। वॉइस आई फीमेल वाली, वेलकम टू फाइटिंग सोल बैटलफील्ड, ये आवाज़ सबने सुन ली। शार्क डीमन टेंशन में कहता है, ये तो वही डेंजरस फाइटिंग सोल बैटलफील्ड है, ये मुश्किल होने वाला है लग रहा है। फिर तुरंत ही स्टॉर्म आया, हर तरफ से सोल बीस्ट ने सराउंड कर लिया। सुबाईमन कहता है, श्यांग जी बोनडान, जल्दी जल्दी कुछ करो, इनका नंबर इन्फिनाइट है और टाइम के साथ ही और स्ट्रांग होते जाते हैं। यह बैटलफील्ड पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल ने बनाया था, बट इसमें स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल का किलिंग इंटेंट भरा हुआ है। ये उनकी मोस्ट डेडली क्रिएशन है। फेंगयुआन और बोडान ने तुरंत ही काम शुरू करा। फेंगयुआन को समझ आया कि ये बैटलफील्ड फ्रीजिंग रेंज से अलग है। इसमें स्टार्ट से ही सब कुछ वीक स्पॉट दिख रहे हैं, जैसे वक्त गुजरा वैसे फ्लॉस दिखने लगे और हज़ारों लाखों तक दिखने लगे। यानी ऐसा मान लो कि जैसे पहले वाला जो एक देखो यहाँ पे ना लाइन बाय लाइन लेयर्स हैं, उन लेयर्स को तोड़ के तुम आगे बढ़ोगे। तो इन्होंने जो भी लेयर तोड़ी थी वो फ्रोजन वाली थी, जहाँ पे पिछली बार आए थे तोड़ नहीं पाए थे, इस बार तोड़ दी। और पिछली बार वाली ना कोई दिक्कत नहीं थी उसमें,
वो धीरे-धीरे उन्होंने ग्लूवॉर्म तोड़े, वहाँ पे दिक्कत लाई तब पता चला। लेकिन ये वाली जो है ना, इसमें ना हर मिनट के हिसाब से कोई ना कोई दिक्कत सामने आ रही थी। तो लेकिन ये भी है कि हर मिनट के हिसाब से पावरफुल चीज़ें भी यहाँ पे आ रही हैं अटैक करने। अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाए तो इनका काम तो हो गया भाई। इसलिए तो यहाँ पे ना मिनट-मिनट पे इनको देखना पड़ेगा और मिनट-मिनट पे वीकनेस भी आ रही है, तो सबसे पहले वीकनेस को फाइंड करके जल्दी से तोड़ना पड़ेगा। जितना टाइम इन्होंने लगाए, तो प्रॉब्लम तो भले ही इन्हें दिखने लग जाएँगी तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ने से पहले यही टूट जाएँगे, इसलिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि इस बैटलफील्ड का अटैक पावर बहुत ज़्यादा था, फ्रीजिंग रेन वेव से भी ज़्यादा खतरनाक था। इसमें अटैक नॉन-स्टॉप था, यानी लगातार आते रहेंगे बिना रुके, कोई रेस्ट का मौका नहीं मिलेगा। सोल बीस्ट कंटीन्यूअसली एकदम आए जा रहे थे, एकदम ऐसे पता नहीं होता है ना, स्वैम की तरह एकदम भर गए थे। कुछ ही मिनट में डेसोलेट और एशियन डेसोलेट लेवल के बीस्ट भी आ गए। 7 मिनट भी नहीं हुआ था, शार्क डीमन को प्रोफाउंड आइस हाउस का यूज़ करके सबको बैटलफील्ड से निकालना पड़ा। बोडान बाहर आके शार्क डीमन से कहता है, गो बम इतने ज़्यादा है कि मुझे बस एक-एक करके ही तोड़ना पड़ता है। फेंगयुआन सीरियस टोन में कहता है, मैं एक टाइम में 5 से 6 स्पॉट तोड़ पाता हूँ। मुझे लगता है इस बैटलफील्ड का चैलेंज यही है, या तो फास्ट तोड़ो या तो सोल बीस्ट के अटैक को सर्वाइव करो। डिसमेंटिंग टफ नहीं है, सर्वाइव करना टफ पार्ट है। वही मैं कह रहा था कि इसमें ना देखो, वीकनेस तो भले तुम्हें दिखती जाएँगी, तुम तोड़ते रहोगे, लेकिन तुम्हें स्पीड में तोड़ना पड़ेगा, सारी तोड़नी पड़ेगी, स्पीड में तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भाई मिनट-मिनट तक तगड़े लेवल की चीज़ें आएँगी यहाँ पे। शार्क डीमन कहता है, तो तुम दोनों करंट स्पीड से बैटलफील्ड कितने टाइम में तोड़ सकते हो अगर देखो तो? फेंगयुआन बिटर स्माइल के साथ कहता है, श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हज़ारों दिक्कत हैं इसमें। अगर सब दिख भी जाएँ एक साथ, तो भी एटलीस्ट 30 मिनट तो लगेंगे ही। शानांग जियांग शाउट होते हुए कहता है, क्या 30 मिनट? 7 मिनट तो हो यहाँ पे एशियन डेसोलेट बीस्ट आ गए 7 मिनट के अंदर। 30 मिनट में तो पता नहीं, शायद इमोरियल डेसोलेट सोल बीस्ट आ जाएँगे। और एकदम सब साइलेंट हो गए सुन के। सुबाइमन कहता है, तो अगले अटैक के लिए हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, विज़डम पाथ वाले जो हिडन स्पॉट को तोड़ सके। शार्क डीमन और सुबाइमन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आइज़ में हेल्पलेसनेस दिख रही थी, क्योंकि विज़डम पाथ एक्सपर्ट रेयर होते हैं। उन्हें बुलाना एक्सपेंसिव होता है, यानी दिक्कत पे दिक्कत। शार्क डीमन कहता है, अभी के लिए तो हम यहाँ से निकल चलते हैं, अगला अटैक 30 दिन बाद होगा। शियान जिंग जी, ये मेरा कमांड टोकन ले लो, ज़ॉम्बी अलायंस के हेडक्वार्टर रुक जाओ, सेफ रहोगे। फेंगयुआन रिफ्यूज़ करते हुए पोलाइटली कहता है, थैंक्स लॉर्ड शार्क डीमन, पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ शॉन्ग यीसी ने डरने का कोई रीज़न नहीं है। सॉन्ग क्लैन बड़ा ग्रुप है, पर पूरे ईस्टर्न सी पे कंट्रोल नहीं है। अगर मैं छुप जाऊँ तो मेरी कल्टीवेशन का क्या फ़ायदा? चलो मिलते हैं अगले एनकाउंटर में। जब फेंगयुआन और ताई बाओशेंग चले गए, वो डान शार डीमन के पास आके कहता है, ये शियान जिंगजी तो लॉर्ड का गुडविल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी शार डीमन ने उसे बोला ना कि अच्छा ये लो, टोकन ले लो, जाकर छुप जाओ। तो फेंगयुआन ने मना कर दिया, तो वही आके इसके कान भन रहा है बोडान। बोडान तो वैसे ही चलता है, तो वही कर रहा था ये। तो शार डीमन ने गुस्से से कहा, अगर तू थोड़ा और कैपेबल होता, तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो मुझे आके मत सुना। बोडान सैड होते हुए कहता है, मुझे भी कोशिश, मतलब मैंने भी पूरी कोशिश करी, मुझे भी यही लगता है, पर मेरा इनहेरिटेंस इनकम्प्लीट है और मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। शार डीमन ने हाथ से स्टॉप का सिग्नल दिया, बोडान चुप हो गया। सुबाइमन शार डीमन के पास आके कहता है, अगर आपको लगता है कि शियान जिंजी ट्रबल में आ सकता है, तो टेंशन ना लो। नॉर्थर्न प्लैन्स के गो इमोटर्स यूजुअली स्ट्रांग होते हैं और उनके पास इमोटल गो भी है। उसने याओ जीपी को तुरंत ही मारा था, वो सेफ रहेगा। वो शॉन्ग यीसी से ज़रूर पंगा ले रहा है और शॉन्ग क्लैन उसकी रेपुटेशन के चक्कर में डेफिनेटली कुछ करेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, तब वो खुद हेल्प मांगने आ ही जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। शार डीमन कहता है, ट्रू, सही कह रहे हो, तुम्हारी एनालिसिस सही है। उसने सुबाइमन का हाथ पकड़ा था और सब सुन लिया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नॉर्थर्न प्लेस, लुओपो वैली। वहाँ पे फाइट ऑलरेडी हाफ मंथ से चल रही थी, यानी आधा महीना हो गया था। क्वीन बाइशंग और उसकी टीम का टेरिटरी एडवांटेज था, इसलिए फेंग जीजे उन्हें तोड़ नहीं पाया। पर फेंग जीजे फुल डिटरमाइंड था, उसने एरिया को घेर लिया था और पीछे से नहीं हटा था, यानी मतलब पीछे नहीं हटा था, आगे से अटैक करे जा रहा था। क्वीन बाइशंग कहता है, जियांग यू, इंजरीज का क्या सीन है? जियांग यू कहता है, हाफ दिन में फुल रिकवर हो जाऊंगी। क्वीन बाइशंग कहता है, जैसे ही तू रिकवर करेगी, हम तुझे प्रोटेक्ट करेंगे, अब यहाँ से निकलेंगे यहाँ से, नॉर्थर्न प्लान ज़ॉम्बी अलायंस में हमारा सीक्रेट प्लान एक्टिवेट करेंगे। जियांग यू एकदम शाउट होते हुए कहती है, वो अरेंजमेंट यूज़ करेंगे? क्या ये बड़े प्लान को इम्पैक्ट करेगा? क्वीन बाइशंग कहता है, नहीं, सब सेट है। ओल्ड मान यानशी से ऑलरेडी बात हो चुकी है। क्वीन बाइशंग सीरियस होते हुए कहता है, फेंग जीजे से डेंजरस है वो बंदा, उसका हेवन एंड अर्थ सॉन्ग मेरे 5 फिंगर फीस्ट हार्ड स्वॉर्ड के बराबर आ गया है। यानी मतलब ओल्ड मान यानशी डेंजरस नहीं है, फेंग जीजे की बात कर रहा है कि जो फेंग जीजे है, फेंग जीजे से डेंजरस उसका ये सॉन्ग वाला अटैक है। क्योंकि जो फेंग जीजे है, उसका जो ये सॉन्ग वाला अटैक है ना, बहुत पावरफुल है। इसका जो फिंगर फीस्ट हार्ट है ना, 5 फिंगर फीस्ट, उसके बराबर है। फिर 3 दिन के ब्रेक के बाद फेंग जीजे
दोबारा आया। क्वीन बाइशेंग अंदर ही अंदर कहता है वापस आ गया तुरंत ही। क्वीन बाइशेंग स्काई में जाके कहता है फेंग, हम दोनों इतनी बार फाइट कर चुके हैं, तो इसे समझ जाना चाहिए कि जब तक मैं लुओपो वैली को डिफेंड कर रहा हूँ तू अंदर ही नहीं आ पाएगा। फेंग जीजे स्माइल करते हुए कहता है इस बार सीन अलग है। 3 दिन में क्लोज कल्टीवेशन में था, एक ओल्ड का इनकम्प्लीट मूव फाइनली कंप्लीट मैंने कर लिया है। फेंग जीजे कहता है क्वीन रेडी हो जा, सबमिशन सॉन्ग सुन। फिर बिना मुंह खोले सबमिशन सॉन्ग आ गया और साइलेंट था लेकिन डायरेक्ट दिमाग में सुनाई दे रहा था, यानी ऐसा सॉन्ग जो बस हमें नहीं सुनाई देगा, बस आवाज आएगी हमारे कान कान नहीं दिमाग में। क्वीन बाइशंग शाउट हो गया, ये सॉन्ग तो माइंड पे इफेक्ट डाल रहा है। क्वीन बाइशंग अंदर से कहता है ये मूव 4 पाथ कंबाइन करता है, विजडम, एंसलेमेंट, सोल, साउंड। ये बंदा मेरी टेक्निक से ज्यादा इंस्पायर्ड है। क्वीन बाइशंग सडनली शाउट होते हुए कहता ओ नो, सबमिशन सॉन्ग का इफेक्ट इंस्टेंट है। सोल बीस्ट ने साइड चेंज कर ली, अब वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट की टीम में चले गए। ही लांग से एंग्री होते हुए कहता भाई अब तो तुम्हारी डिफेंस वीक हो जाएगी। क्वीन बाइशंग ने तुरंत ही रिएक्ट करा, एक बैटलफील्ड किलर मूव एक्टिवेट करा। फेंग जीजे और उसके बीस्ट सब उस बैटलफील्ड में खींचे चले गए। सीन फुली मिस्ट हो गया, यानी एकदम मिस्ट एकदम धुआं धुआं हो गया। सोल बीस्ट फ्लाइंग कर रहे थे, इधर से उधर उड़े जा रहे थे। थोड़ी देर में पावरफुल डेसोलेट बीस्ट भी यहाँ पे आ गए और बनने लग गए इस मिस्ट वाली जगह पे। क्वीन बाइशंग की तरफ आए, उसका क्लैश हुआ और जो फेंग जीजे के जो एंस्लेव्ड बीस्ट थे उसमें से टकरा गए। फेंग जीजे शांत था, कहता अच्छा काउंटर अटैक था तुमने, बढ़िया, अच्छा काउंटर अटैक करा तुमने, मेरे सबमिशन सॉन्ग का इफेक्ट नलिफाई कर दिया है, बढ़िया। फैंग कहता है पर तुम्हारा ये बैटलफील्ड आउटडेटेड है, बहुत पुराना है। ओरिजिनल स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल ने यंग एज में बनाया था, पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल ने इससे बेटर वर्जन बनाया है। फाइटिंग सोल बैटलफील्ड, क्वीन बाइशंग कहता हाँ, पर उसने वो किलिंग इंटेंट वीक कर दिया था, तभी वो मूव सुपीरियर होने के बाद भी लिमिट क्रॉस नहीं कर पाया। पर बैटलफील्ड का सीन ये अब चेंज हुआ था। फैंग जीजे शाउट होते हुए कहता वेट, ये सोल ट्रैकर बैटलफील्ड नहीं है, ये तो 100 मिलियन स्पेक्ट्रल फील्ड है। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल का अल्टीमेट बैटलफील्ड किलर मूव। अब सीन वहां से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ईस्टर्न सी सॉन्ग क्लैन हेडक्वार्टर हैवी वाटर ब्लेसलैंड में। सॉन्ग ईसी स्टडी रूम में घुसकर ग्रैंडपा चिल्ला रही थी, वो कह रही थी आपको मेरा बदला लेना पड़ेगा। सॉन्ग क्वी यान स्माइल करते हुए कहता है मेरी प्यारी पोती कैसा बदला लेना चाहती है, और सॉन्ग इसी गुस्से से कहती है सीधा जाके उस लड़के को पकड़ो और बाकी मैं संभाल लूंगी। मन में सोचती है पहले उसकी आंखें निकालूंगी फिर उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। सॉन्ग क्वी यान कहती है सही प्लान है, उस कहती है सॉन्ग क्वी यान, ये जो उसका दादा था वो कहता है सही प्लान है, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। एक काम करता हूँ, तुम्हारे अंकल सॉन्ग शिया क्वी तुम्हारे साथ जाएंगे। सॉन्ग इसी एकदम एक्साइटेड हो जाती है, कहते क्या ये एक असेंडिंग हेवन प्लेन के बारे में है क्या? सॉन्ग की यान कहता है बिल्कुल, उस जगह ओल्ड एंसेट्रिक तियान नाम की इनहेरिटेंस छुपी है। अब हम सॉन्ग क्लैन, काई क्लैन और रुओ लाई क्लैन के अगेंस्ट compete करने जा रहे हैं। सॉन्ग इसी एकदम भाई समझदारी से कहती है तो आप जाइए और उनको हराइए। मेरे लिए अंकल सॉन्ग जियाडान भी चाहिए, वो लोकेशन रिड्यूस करेंगे, यानी इसने 2 अंकल को मांग लिया अपनी हेल्प के लिए। एक सॉन्ग जियाडान शायद ये विजडम पाथ का बंदा होगा, और जो इसके अंकल ने एक बंदे को बोला था वो चला जाएगा। सॉन्ग को यान कहता है जो बूढ़ा दादा था इसका, ये लो टोकन, जाओ ट्विन पोलर सी स्ट्रेट पे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, ट्विन पोलर सी स्ट्रेट डेंस फॉग वाली जगह थी। सॉन्ग इसी कहती है अंकल शियाकुई अंदर कैसे जाएं? सॉन्ग शियाकुई कहते हैं टोकन दिखाना, अंकल जियाडान खुद पाथ खोल देंगे, हम अंदर जा पाएंगे। सॉन्ग इसी टोकन हवा में उठाती है, फॉग हट जाता है और टनल ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे इनसाइड में दिखा जाता है मीटिंग विद सॉन्ग जियाडान का। सॉन्ग जियाडान अपर बॉडी वीक थी, लोअर बॉडी एकदम खतरनाक दिख रही थी, अजीब सा ही दिखता है यार इसका बॉडी तो, और बहुत अजीब अजीब सा फ्यूज्ड विद क्लिफ था, यानी बहुत अजीब सी बॉडी थी। पूरे साल यहीं बैठकर वो रिडक्शन करता था, तो टांगे ही मजबूत हो गई, बॉडी कमजोर हो गई, ये क्या? सॉन्ग इसी कहता है अंकल जियाडान एनिमी का लोकेशन रिड्यूस करना है, ये उसका अपीयरेंस और मेरा ऑरा है, देख लो, और ये उसका थोड़ा ऑरा भी है। सॉन्ग जियाडान स्लो और स्टैचू लाइक वॉइस में कहता है पहले टोकन दिखाओ। टोकन वेरीफाई होता है, दोनों को वर्म मुंह में ले जाता है और आइस बंद करता है, डिडक्शन स्टार्ट करता है, बाद में आइस ओपन करता है, एक्सप्रेशन सीरियस होता है। सॉन्ग जियाडान कहता है कुछ नहीं दिख रहा। सॉन्ग इसी शाउट होते हुए देख क्या है, क्या आप जैसे विजडम पाथ एक्सपर्ट डिडक्शन नहीं कर पाए? सॉन्ग क्या कोई कहती है ये एक रैंक 6 लोन कल्टीवेटर है, सिर्फ उसका कुछ भी नहीं जान पाए, मतलब सिर्फ कुछ भी नहीं है, एक रैंक 6 कल्टीवेटर को नहीं जान पाए। सॉन्ग जियाडान कहता है मैं सिर्फ रैंक 7 हूँ, लोग मुझे ओवरराइड करते हैं, मैं सिर्फ इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, जितना ज़्यादा सीखता हूँ उतना ज़्यादा मैं समझ पाता हूँ, लगता है कि मैं अभी भी कुछ नहीं हूँ। सॉन्ग शिया कोई कहती है बेटर स्माइल के साथ आप हमेशा इतने हम्बल क्यों रहते हो? सॉन्ग जियाडान कहता है ये ह्यूमैनिटी नहीं, ये रियलिटी है। सॉन्ग यीशी कहता है अंकल आप लोकेशन नहीं बता पाए कोई बात नहीं, पर एक स्ट्रॉन्ग सजेशन तो दे ही सकते हो ना।
सॉन्ग जियाडान स्लोली कहता है 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वो बंदा ईस्टर्न सी में ही नहीं, या फिर उसके पास कोई विज़डम पार्ट टेक्निक है जो मेरे डिडक्शन से बच गई। सॉन्ग इसी सॉन्ग या कोई एक दूसरे को देखते हैं, दोनों कन्फ्यूज़ थे। ये शी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहती है, अंकल जियाडान एक और बार ट्राई करो ना, शायद पहली बार गलती से फेल हुआ हो। जियाडान रिजेक्ट करते हुए कहता नहीं, अभी क्लैन को तियान नान की इनहेरिटेंस चाहिए, मुझे अपनी एनर्जी बचा के रखनी पड़ेगी। ये शी एंग्री होते हुए कहती है, आपने पूरी मेहनत की ही नहीं है यार। जियाडान आइस को शट करते हुए कहता है, अब जाओ निकलो यहाँ से। ईशी गुस्से में पैर पटकती है और निकल जाती है एकदम हेल्पलेस होके। अब वापस से सीन कट होता है, सेंट्रल कॉन्टिनेंट हु इमॉर्टल बेस्टलैंड का सीन दिखाया जाता है। फेंगयुआन एक अंडरग्राउंड केव में लाइट ऑफ विजडम में बैठा था, आंखें बंद थी, ब्रेन फुल फुल रिड्यूस मोड में था। उसने रिसेंटली 2 इमॉर्टल केयर मूव कंप्लीट करे थे। पहला स्टार फायर एस्केप एस्केप के लिए, और प्रोजेक्टेड स्टार थॉट ट्रेस ढूंढने के लिए। ये टोटल 6 स्टार पाथ किलर मूव उसके पास आ गए थे, तो उनका यूज कर रहा था। और उसमें से पहला उसके पास अब कौन सा, मतलब देखो पहले तो उसके पास थे और टोटल 6 आ चुके हैं। अब जो हमने पहले भी सुन रखे हैं, जैसे स्टार क्लाउड ग्रैंडस्टोन, स्टार स्नेक रोप, 6 इल्यूजन स्टार बॉडीज, पोजीशन स्टार स्वैप। अब 2 नए कौन से आ गए, स्टार फायर एस्केप और प्रोजेक्टेड स्टार थॉट, ये आ गए थे नए। अब टोटल 6 हो चुके हैं उसके पास। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, मेरा स्टार पाथ नॉलेज तो अभी लो है, इसलिए नॉर्मली ये इनकम्प्लीट मूव ही यूजलेस से होते हैं, बट लाइट ऑफ विजडम में प्लस रैंक 9 इमॉर्टल गो होने की वजह से सब कुछ ईजी हो गया है मेरे लिए, और मेरा लो अटेनमेंट होने की वजह से भी तब भी मैं अच्छा खासा मतलब मूव तो कर ही ले रहा हूँ रिड्यूस। फेंगयुआन आगे कहता है, बस यही 2 कंप्लीट कर पाया क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 स्टार पाथ इमॉर्टल गो हैं। तभी उसके इमॉर्टल प्राइमेसी में एक मैसेज आता है, मूविंग पर्सपेक्टिव कब गू के जरिए। मैसेज फ्रॉम लांग या लैंड स्पीड उसके जरिए आया था। लांग या ब्रस लैंड रीलोकेट हो गया था। अब मैं तुम्हें इमॉर्टल गू का सेट मिल सकता है, तुम भी अपना रीलोकेट कर सकते हो, तो ये वाला मैसेज आया था। फेंगयुआन स्माइल करते हुए कहता, परफेक्ट, इसीलिए तो ईस्टर्न सी से सेंट्रल कॉन्टिनेंट आया, अब स्टार फ्रॉम ब्रस लैंड रीलोकेट कर सकता हूँ। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, फ्यूचर में अगर नॉर्थर्न प्लैन्स का सच खुल गया तो मुझे भागना पड़ेगा। हु इमॉर्टल बेसलैंड सेफ नहीं रहेगा, स्टार फ्रॉम बेसलैंड ही मेरा बैकअप बेस होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हाई लॉलान को लोकेशन पता नहीं, इसलिए मतलब फेरी लिशान को भी पता नहीं होगा। तो मतलब दिक्कत वाली बात आएगी, अगर मैंने उसे बताया तो वहाँ पे फैल जाएगी ये बात। मतलब देखो, हाई लॉलान और फेरी लिशान, अगर हाई लॉलान को लोकेशन पता है, इसका मतलब फेरी लिशान को भी लोकेशन वहाँ की पता होगी। और अगर दिक्कत ये हो सकती है कि देखो, ये वाली लोकेशन नहीं पता ना, लोकेशन करो, ये नॉलेज नहीं पता ना हाई लॉलान को कि फेंगयुआन ने ये जो स्टार फ्रॉम बेसलैंड है वो ले लिया है। उसे बस इतना पता है कि स्टार फ्रॉम बेसलैंड नाम की एक जगह है, वो वहाँ पे है, और फेंगयुआन ने उसे वहाँ रखा था। वहाँ की कंडीशन ये है कि सॉन्ग, वो जो एक डीमन था ना सॉन्ग नाम का, उस डीमन का सर ला के दे दो और वो ब्लेसलैंड तुम्हें अपना ओनर मान लेगा। और स्टार लॉर्ड वांगशांग का वो ब्लेसलैंड हुआ करता था, लेकिन उसे ये सब नहीं पता है कि वो अब फेंगयुआन ले चुका है। तो अगर ये इन्फो फैली तो देखो फेरी लिशान को भी पता चल जाएगा, और हाई लॉलान तो बता ही देगी उसको, या दोनों में से किसी को भी पता चला तो दोनों को पता चलना ही है। और ऊपर से क्या है, अगर उसने वहां से रिलोकेट नहीं करा तो बाद में हो सकता है हाई लॉलान या फेरी लिशान को चुगली करे वहां जाके। इसलिए फेंगयुआन चाह रहा था वहां से रिलोकेट कर दो, पता ही ना चले, है ना, गायब हो जाए। फेंगयुआन आगे कहता है, अब जब मैं उसका मालिक हूँ, उसे रिलोकेट करना मतलब रिलोकेट करके सीक्रेट जगह ले जाऊंगा, और जो सिर्फ मुझे पता होगी, तो आगे जाके कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब ये सब होने के बाद फेंगयुआन ने तुरंत ही फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज करा और बिना टाइम वेस्ट करे सीधा लांग या ब्लेसलैंड पहुंच जाता है। यहाँ काफी बड़ा चेंज हो चुका था, सी के बीच 3 कॉन्टिनेंट्स और हवा में फोर्थ क्लाउड सॉइल कॉन्टिनेंट बन चुका था। लांग या ब्लेसलैंड पहले बैटल में काफी डिस्ट्रॉय हो गया था, बट ताई बायोशेंग ने रिपेयर करवा लिया था उससे। कुछ इमॉर्टल को गायब हो गए थे, इसलिए स्पेस श्रिंक हो गया था, छोटा हो गया था ब्लेसलैंड। लांग या लैंड स्पीड फेंगयुआन से कहती है, मेरी 12 क्लाउड बिल्डिंग के अराउंड 12 क्लाउड सिटीज बनवा रहा हूँ। ये अपर वाला कॉन्टिनेंट इलाइट हेरी मैन के रहने के लिए होगा। फेंगयुआन एग्री करता है क्योंकि 3 कॉन्टिनेंट्स ऑलरेडी फुल हो चुके थे हेरी मैन से। लांग या लैंड स्पीड नेक्स्ट शॉकर करते मतलब एकदम शॉक करते हुए कहता है, मैंने लांग या सेक्ट बना दिया है, मैं सुप्रीम एल्डर हूँ, हैरी मैन वो इमोर्टस भी सुप्रीम एल्डर होंगे। अब बैटल ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, जब ये स्ट्रांग हो जाएंगे तो ब्लेस लैंड के बाहर भेजूंगा सेक्ट मिशन के लिए। 3 सी कॉन्टिनेंट के बीच वार करवाएंगे, हर एक में एक किंग बनेगा और तीनों किंगडम्स बनेंगे। हर साल टॉप हेरी मैन को पिक करके अपर वाले कॉन्टिनेंट में भेजा जाएगा, और ये बनेंगे लांग या सेक्ट के कोर मेंबर्स, और एक रैंक 5 पीक हेरी मैन को सेक्ट लीडर बनाएंगे।
हर कॉन्टिनेंट में, यानी खतरनाक ही लेवल की थिंकिंग चल रही थी। यहाँ पे ऐसा मान लो ज़मीन पे ना 3 सेक्ट बन जाएँगे, तीनों सेक्ट में एक-एक हेरीमैन जो रैंक 5 का होगा वो लीडर होगा और वहाँ से लोगों को ग्रो करके जब वो रैंक 5 से ऊपर पहुँच जाएँगे, रैंक 5 से या तगड़े लेवल के हो जाएँगे, तब उन्हें मौका मिलेगा आसमान में एक और सेक्ट होगा खतरनाक वाला, उसमें जाने का, क्योंकि वहाँ पे होंगे इमॉर्टल लेवल के हेरीमैन और वहाँ से फिर वो जो हेरीमैन होंगे इमॉर्टल लेवल के, वहाँ जब पहुँच जाओगे तो वहाँ से तुम्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा और फिर बाहर भी कांड करवाएगा वो हेरीमैन से। तो समझ रहे हो बहुत खतरनाक प्लानिंग चल रही थी इसकी। फेंग युआन कहता है, ये नया लांग या लैंड स्प्लिट पुराने से टोटली अलग है। शायद क्वीन बाईशेंग के अटैक के बाद बदल गया है। पहले पीसफुल था, अब भाई एम्परर टाइप रूलिंग मतलब करवा रहा है एक तरीके से। वार काफ़ी मतलब एक तरीके से वार से ना काफ़ी हेरीमैन मर गए थे। ये काफ़ी वेस्टफुल लग रहा था। मैं होता तो इन्हें गो रिफाइन होने में यूज़ करता क्योंकि ये उसके लिए ही बने, लेकिन ये तो पूरा किंगडम बसाने की बात कर रहा है हेरीमैन, तो उसके लिए वो कह रहा था कि यार ये बड़ा अजीब है। रिफाइनमेंट के लिए मतलब रिफाइनमेंट के बजाय इनको किस चीज़ में यूज़ कर रहा है? लड़ाई के लिए, लड़ाई सिखवा रहा है इनको। बट वो ये सब अंदर ही अंदर सोचता है, बोला उसने मुँह पे कुछ भी नहीं, क्योंकि लैंड स्पीड हैरी मैन को सुपीरियर मानता है, ह्यूमंस को नहीं मानता। फेंगीवान कहता है, मुझे अभी इमॉर्टल गूस चाहिए, यानी इमॉर्टल गू का जो सेट है वो चाहिए, ब्लेस्ड लैंड को रिलोकेट करना है। लांगे लैंड स्पीड शाउट होते हुए कहता है, तुम्हें याद है ना इसका कॉस्ट 2000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन बोला था। फेंगीवान डायरेक्टली 2000 आईईएस निकाल के दे देता है। लांगे लैंड स्प्लिट सोचते हुए कहता है, ये लड़का अभी रिसेंटली इमॉर्टल बना है, इतने इमॉर्टल एसेंस स्टोन आए कैसे इसके पास? पहले तो रेसिपी डिड्यूस करके कमाता था, शायद अब बोरो किया होगा कहीं से। बुरा हुआ, अगर फेवर या डेप्ट में फंस गया हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसको। लेकिन उसे समझ आ गया कि फेंगयुआन का केस सीरियस है, अगर उसका नॉर्थर्न प्लेन्स वाला क्राइम पब्लिक हो गया तो सब तरफ से एनिमीज आ जाएंगे, तो रिलोकेट करना ज़रूरी है। इसलिए लैंड स्प्लिट चाह रहा था कि फेंगयुआन उसका बंदा बन जाए, हेरी मैन की टीम में आ जाए। बट ट्विस्ट यहाँ पे था, लांग या लैंड स्प्लिट बिल्कुल गलत था। ये 2000 स्टोन फेंगयुआन की खुद की सेविंग्स थी। अब वो रिच हो चुका है, यानी अमीर। भाई मैं कब बनूंगा यार अमीर? तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, अमीर बनाओ मुझे। दिन के 12 कर रहा हूँ, एक वीडियो के 12 रुपये मिल रहे हैं एक महीने के अंदर। क्या 300 रुपये कमा रहा हूँ मैं महीने में? ऐसे तो मेरे पहली पेमेंट आने में ही 2026 आ जाएगा। क्या कर रहे हो यार, कुछ करो भाई। हर जगह नाम फैलाओ कि यार एक्सप्लेन हो रही है। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के साथ पहले गट्स गो का डील में 180 स्टोन कमा रहा है हर बैच सेल करके। रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के बाद उसका वो रिफाइनमेंट टैलेंट भी दिख गया था, तो और ज़्यादा नाम फैला। तीसरा, इमॉर्टल क्रेन सेट के ही फेंग यांग ने भी पर्सनली इनवाइट करा है उसको। अब फेंग युआन के पास हुई इमॉर्टल बेस्टलैंड और दोनों फैक्शन के बीच स्मार्टली बैलेंस भी करवा रखा है। सब कुछ बैलेंस है, अच्छा खासी अर्निंग चल रही है उसकी, यानी बहुत अच्छा बिजनेस हो गया फेंग युआन का। फेंग युआन को अपनी लाइफ चिल लग रही थी, लेकिन वो समझ गया कि फ्यूचर में चेस होने का डेंजर तो होगा ही, इसलिए उसने गट्स गू का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। रिजल्ट क्या हुआ, हर मंथ वो 300 इमॉर्टल एसेंस, जो कि 180 हुआ करता था, वो 300 हो गया। प्रॉफिट होने लगा। ऊपर से उसके पास अब लगभग लगभग क्या अलग-अलग 6 तरीके के रेवेन्यू सोर्स थे। स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड के स्टार लॉर्ड वांगशियांग का बिज़नेस 4 इनकम सोर्स थे वहाँ के, और वेस्टर्न डिज़र्ट के शाओक्लैन के साथ जो रिग्रेटफुल स्पेड ट्रेड था वहाँ से भी था। टोटल प्रॉफिट हो गया था 1000 प्लस इमॉर्टल एसेंस स्टोन पर मंथ। और ड्रैगन फिश और एरी ड्रैगन फिश पाइथन्स ये सब भी थे, अब मार्केट में भी अभी नहीं आए थे, तो उनका भी बेचने का सोच रहा था। फेंग युआन सोचता है, अगर ये दोनों भी इंक्लूड करूँ तो मंथली प्रॉफिट मेरा 1500 तक पहुँच सकता है। ऑलरेडी 2 मंथ हो चुके हैं सिंस उसने स्टार फ्रॉम ब्लेसलैंड ले लिया था। अब उसके पास इजीली 2000 से ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन थे। फेंग युआन फ्लैशबैक याद करता हुआ कहता है, जब मैं इमॉर्टल बना था तब तो हाफ स्टोन का भी हिसाब रखता था, और अब देखो। हमें भी याद है पहले वो डेढ़ इमॉर्टल एसेंस स्टोन बेच के वो ग्रुप खरीदता था, वो वुल्फ वाले, फिर वहाँ जाके इमॉर्टल इमॉर्टल कह रहा हूँ इंपीरियल कोड कॉन्टेस्ट में यूज़ करता था, याद होगा आपको। एक-एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन वेस्ट करता था, एक-एक लेके, एक-एक या 2-2 करके, एक-एक 2-2 में ऊपर-नीचे करता था। हालाँकि अभी भी ये बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन फिर भी अब अर्निंग तो हो गई है ना। लांगे लैंड्सपुट अभी भी नहीं पता था कि फेंग युआन कितना अमीर बन चुका है। वो बस यही सोच रहा था कि ये लड़का अभी वीक है और गलत सोच है इसकी। इवन इमॉर्टल ज़ॉम्बी उसकी मंथली प्रॉफिट रैंक 7 गो इमॉर्टल के बराबर हो गए थे। ये उसको नहीं पता, क्योंकि इमॉर्टल ज़ॉम्बी होने के बावजूद इतना कमाना बहुत बड़ी बात थी। अब यहाँ पे डील फाइनलाइज़ हुई। फेंग युआन ने 2000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन दे दिए। 2 इमॉर्टल को कलेक्ट मतलब एक तरीके से कलेक्टरल के तौर पे दिया। फाइनली उसे ब्लेस्ड लैंड का जो रिलोकेशन वाला चीज़ थी वो मिल गई, जिसमें उसे सेट मिला। सेट के अंदर करीबन 16 इमॉर्टल गू का सेट था, और उसने 2000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन दिए, और साथ में ना 2 इमॉर्टल गू ऐसा गिरवी रखने के लिए दे दिए थे। अब अगर वो वापस नहीं करेगा तो 2000 स्टोन भी जाएँगे और ऊपर से 2 इमॉर्टल गू भी जाएँगे। लेकिन वो वापस कर देगा एक तरीके से, जिसके 16 इमॉर्टल गू, और साथ में अपने 2 इमॉर्टल गू वापस ले लेगा। वो इमॉर्टल गू जो उसने दिया है ना 2000 स्टोन के साथ लैंड स्पीड को,
तो वो बस ऐसे गिरवी के लिए दिए हैं ताकि एक सिक्योरिटी रहे, अदरवाइज़ बाद में उसे वापस मिल जाएँगे। फेंग युआन ने फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल यूज़ करा, वो वापस गया स्टार फ्रॉम डस्टलैंड में। वहाँ उसके पास 3 स्पिन फिन स्टार ड्रैगनफिश डेसोलेट बीच थे। उसने पावरफुल वन को चूज़ करा और फुल बॉडी इंस्पेक्शन की, एकदम फुल बॉडी एक तरीके से एकदम खून-खून तक की जाँच करी उसने, साइज़, बोन्स, ब्लड सब चेक करा और सब हेल्थ चेक कर ली। फेंग युआन ने आँख बंद की, एयर में बैठा और डिडक्शन स्टार्ट करा। दिमाग में स्टार थॉट फायरफ्लाइज़ की तरह उड़ रहे थे और 2 हिस्सों में बँट गए। राइट वाले में ड्रैगन फिश का 3D इमेज था और लेफ्ट वाले में ब्लेस्ड का इमेज था। इमॉर्टल एसेंस इंजेक्ट करा और जो मतलब विज़डम पाथ इमॉर्टल वो एक्टिवेट करे गए जो लिए थे उसने, और लैंड स्पीड का दिया हुआ डिडक्शन मेथड भी फॉलो करा। दिमाग में स्टार थॉट्स के जो क्लाउड था एक तरीके से क्लैश हुआ और इधर से उधर लड़ने लग गए। 7 दिन और 6 रात के बाद फाइनली फेंग युआन ने आँख खोली और 1,60,000 स्टार थॉट बर्न हो चुके थे और 66 बीड ऑफ इमॉर्टल एसेंस भी लग चुके थे। रिजल्ट क्या हुआ? 2 गू फॉर्मेशन चार्ट्स बन गए थे। एक बड़ा चार्ट था जो स्टार फ्रॉम डस्टलैंड का था 8 फॉर्मेशन कोर के साथ इमॉर्टल वाले, और एक छोटा वाला चार्ट था ड्रैगन फिश का 4 फॉर्मेशन कोर के साथ। टोटल अब यहाँ पे 12 इमॉर्टल कोर जो रिक्वायर्ड थे वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके थे, जितना काम था वो हो चुका था 12 का। फेंग युआन ने गो फॉर्मेशन वो जो सेटअप था वो कर लिया। पहला स्टेप ये था कि 8 इमॉर्टल गो का स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड के 8 फॉर्मेशन कोर लोकेशन पे लगाया लैंड स्पीड की हेल्प से। ये जगह आस-पास में नहीं थी, इसलिए हाफ दिन से ज़्यादा लग गया क्योंकि दूर-दूर जगह थी। फेंग युआन ने हर स्टॉप जो स्पॉट था हर जगह रुक-रुक के हर स्टॉप पर जो भी स्पॉट थे वहाँ पे चेक करा, दोबारा चेक करा, करेक्ट करा कि हाँ सब सही है। फिर दूसरा स्टेप उसने करा, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार फिन ड्रैगन फिश को इमॉर्टल प्राइमेसी में स्टोर करा। लैंड स्पीड ने ब्लेस्ड लैंड का गेट खोला। फेंग युआन ने अर्थ एबेस में गया। अर्थ एबेस सुपर डेंजरस जोन था, नो ह्यूमन, सिर्फ एशियन बीस्ट हुआ करते थे। तीसरा स्टेप, फेंग युआन ने 4 इमॉर्टल को स्पिन फिन स्टार ड्रैगनफिश की बॉडी पे फिक्स करे, माउथ, बैक बोन, लेफ्ट आई, स्टमक पर, और एज पर स्मॉल फॉर्मेशन चार्ट इसके लिए। और फोर्थ स्टेप था एरिया में बहुत सारे मॉडल गो ये करीबन 1 या 2 इमॉर्टल गो के साथ स्कैटर करे और एक बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट करा इमॉर्टल गो और मॉर्टल गो के साथ मिलाकर। पांचवा स्टेप फाइनल मोमेंट था रिलोकेशन स्टार्ट करना। फेंग युआन ने बचे 4 इमॉर्टल गो एक्टिवेट करे। स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड के गेट्स धीरे धीरे बंद हो गए, हवा में गायब हो गए। फेंग युआन ने बॉडी जो थी उसकी वो ग्लो करने लग गई 17 सेकंड के अंदर ही। ये जो लाइट थी उसकी आंखों में चली गई। राइट आई से येलो लाइट की बीम निकली, डायरेक्टली हिट करी किसको, स्पिन फिन स्टार ड्रैगन फिश पे, और ड्रैगन फिश ने रेड आर्मर जैसा इफेक्ट लिया और स्टैचू जैसा फ्रीज हो गया। लेफ्ट आई से येलो लाइट निकला जो स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड के हिडन लोकेशन पे हिट हुआ, वेस्टलैंड का ब्लू लाइट बॉल में बदल गया और साइज से एक बड़ा बीन जैसा हो गया। ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस क्रेजी स्पीड से कंज्यूम होने लगा क्योंकि बहुत बड़ा काम था। फेंग युआन की लेफ्ट आई का जो लाइट था वेस्टलैंड को खींच रहा था, राइट आई वाला ड्रैगन फिश को मूव कर रहा था। दोनों धीरे धीरे पास आने लगे। अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, एशियन बीस्ट एकदम चिल्लाने लग गए, लेकिन फेंग युआन फुली फोकस था। हर अटैक के लिए प्रीसेट मेथड ऑलरेडी एक्टिवेट करे हुए थे। जैसे ही ब्लेस लैंथलस ड्रैगन फिश टच हुआ, फेंग युआन ने मतलब ह्यूज बर्डन फेस करा। 12 इमॉर्टल को फॉर्मेशन के साथ ब्लेस लैंड अब ड्रैगन फिश की बॉडी में एक इमॉर्टल प्राइमेसी बन गया। ये रिलोकेशन मेथड किसने बनाया था? ओल्ड इमॉर्टल कॉन्गज्यू ने बनाया था, रिमोट एंटिक्विटी एरा का जो लेजेंड था, रिफाइनमेंट पाथ का ग्रैंड मास्टर था। उसने इसको नाम दिया था इमॉर्टल प्राइमेसी ट्रांसलेशन मेथड, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट मूव ही था, यानी कंप्लीट नहीं है। प्रोसेस का फाइनल लिमिटेशन ये था कि ड्रैगन फिश को इमॉर्टल प्राइमेसी में स्टोर नहीं कर सकते। ड्रैगन फिश खुद एक फिजिकली मूव करेगा, कोई और इमॉर्टल गो या किलर मूव यूज नहीं कर सकते। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगी तो पूरा फॉर्मेशन टूट सकता है, गुड डिस्ट्रॉय हो सकता है। पर इतने फ्लॉ के बाद भी ये मेथड का वैल्यू इंसेन था। यानी अगर सिंपल तरीके से बोला जाऊं तो तुम्हारे पास एक डेसोलेट बीस्ट होना चाहिए। उस डेसोलेट बीस्ट के अंदर तुम यहाँ पे कुछ सेटअप करोगे, कुछ खतरनाक सिस्टम भरोगे, जिससे क्या होगा, जो तुम्हारा ब्लेस लैंड है ना, वो जो बीस्ट है वो बीस्ट बाहर निकल आएगा और ब्लेस लैंड से, और बीस्ट के अंदर वो ब्लेस लैंड चला जाएगा। जैसे वो जो अपना जैसे होता नहीं है ह्यूमन बॉडी होती है, जो फेंग युआन है इसकी बॉडी के अंदर डैंटियान है, डैंटियान के अंदर ये पूरा ये जो प्राइमसी होता है डैंटियान एक ही बात है, इसके अंदर ब्लेस लैंड है ना। तो अब ये जो ब्लेस लैंड था वो उस फिश के अंदर चला गया, वो जो जिसको फेंग युआन ने सेट करा था। तो यही एक मेथड था। अब फिश के अंदर ब्लेस लैंड है तो फिश अब एक चलता फिरता ब्लेस लैंड बन गया। इसलिए ये इनकम्प्लीट है, अगर इस पे अटैक हुआ, कोई दिक्कत हुई तो तबाह हो जाएगा। ये वाली इसकी एक दिक्कत है, लेकिन फिर भी इतना फेमस है क्योंकि सच में से मूव किया जा सकता है ब्लेस लैंड को, इसलिए इतना फेमस है। तो अब यही फ्लो थे, यही दिक्कत थी जो मैंने तुम्हें समझा दी ईज़ी भाषा में। ये रिलोकेशन मेथड लॉन्ग हेयर इंसेक्टर ने नहीं बनाया था, बल्कि उस लेवल का एक ही और एक ही लेजेंड बनाया था जो था ओल्ड इमॉर्टल कॉन्गज्यू।
वो रिमोट एंटिक्विटी एरा का एक बड़ा नाम था, टॉप 3 रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर में से एक था। उसने इमॉर्टल प्राइमेसी पे इतनी रिसर्च की थी कि आज तक के लोग उसे फॉलो करते हैं, यानी आज भी जो लोग होते हैं उसे फॉलो करते हैं उसकी रिसर्च की वजह से। उसकी वजह से ही टॉप 10 एक्सट्रीम फिजिक वाले लोग भी गो इमॉर्टल बन पाए। इस टेक्निक का नाम उसने दिया था इमॉर्टल प्राइमेसी ट्रांसलेशन मेथड, यानी ट्रांसप्लांट कर देगा इधर से उधर। अब तक फेंगयुआन ने जितने भी इमॉर्टल किलर मूव देखे थे, ये उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स था। 16 कोर इमॉर्टल गो यूज़ होते थे इसमें, बट फिर भी ये टेक्निक इनकम्प्लीट थी। लॉन्ग एयर सेक्टर ने भी ट्राई किया था इसे कंप्लीट करना, पर फेल हो गया। बाद में यी यानी एक विजडम पाथ गो इमॉर्टल ने जब इसे इंस्पेक्ट किया तब समझा कि ये हाफ टेक्निक भी बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, डेड गो इमॉर्टल्स का इमॉर्टल प्रेमिस से भी रिलोकेट करा जा सकता है। टाइम गुजरता गया और अब फेंगयुआन इसका फ़ायदा उठा रहा था। फेंगयुआन कहता है मूव गो देयर, लेकिन ट्रांसलेशन मेथड की वजह से स्पिन फिन स्टार ड्रैगनफिश का स्पीड हाफ हो गया था, और जैसे-जैसे पीठ पे पहाड़ लेके वो जा रहा था, इतना प्रेशर था उस पे, इस वजह से स्लो था। इसी वजह से हर रिलोकेशन डिस्टेंस भी लिमिटेड रखा जाता था ताकि वो एटलीस्ट पहुँच तो पाए, यानी ज़्यादा दूर होगा तो यार दिक्कत होगी ना। फेंगयुआन कहता है अच्छा हुआ अर्थ एबिस काफ़ी हिडन जगह है, काफ़ी टाइम लगेगा इस लेयर को डिस्कवर होने में। तब तक मैं स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड से रेस्ट और रिसोर्स दोनों ले सकता हूँ। एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे है, फेंगयुआन कहता है किसी को नहीं पता कि मैंने वेस्टलैंड रिलोकेट किया है। अगर हाई लवलान देखेगी कि स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड गायब है तो वो सोचती रहेगी कि वो डिस्ट्रॉय हो गया। फेंगयुआन केयरफुली मैप फॉलो करता हुआ डीप जा रहा था अर्थ एपिस में। डेसोलेट बीस्ट के टेरिटरी को डॉज करता हुआ जा रहा था। उसका डेस्टिनेशन था ओरिजिनल लोकेशन से 3 लेयर नीचे। पर जैसे ही वो सेकंड लेयर क्रॉस करता है, बैड लक उसका ट्रिगर हो जाता है। एक बड़ा-सा वन आइड जायंट एप सामने आ जाता है। ये जो डेसोलेट बीस्ट था अर्थ एबिस में घूमता रहता था। जैसे ही इसने ड्रैगनफिश देखा तो चेस स्टार्ट कर दिया। फेंगयुआन से यहाँ पे फेंगयुआन को प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। फेंगयुआन ने फाइट स्टार्ट करी ड्रैगनफिश को सेफ रखते हुए। बट प्रॉब्लम उसके पास बैटलफील्ड किलर मूव नहीं था। वो एप को प्रॉपर्ली रोक नहीं पा रहा था। रिजल्ट क्या हुआ, ड्रैगनफिश को हैवी इंजरी हो गई। वो ऑलरेडी थका हुआ था और प्राइमेसी कैरी करने के प्रेशर के साथ वो फाइट भी नहीं कर सकता था। फेंगयुआन ने फाइनली उस मंकी को भगा दिया, बट डैमेज तो हो ही चुका था, तो उसका क्या करे। फेंगयुआन बस इतना कहता है कि थैंक गॉड इमॉर्टल गू बचा हुआ है। अगर ये टूट जाता तो लांग या इतना मेरे को इतना कंपनसेट करना पड़ता कि मैं तो बैंकरप्ट हो जाता। ड्रैगन फिश से तो मूव नहीं कर सकता था, इसलिए फेंगयुआन ने सेकंड ऑप्शन चूज करा था, स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड को वहीं नियर बाय प्लेस से सेट कर दिया जाए। जैसे ही प्रेमिस से निकल गया, स्पिन फिन स्टार ड्रैगनफिश 1 सेकंड में ब्लड और मीट का पूल बन गया। सोल भी डिसॉल्व हो गई, यानी इतना खतरनाक प्रेशर इस पे पड़ा कि भाई मट्टी बन गया। ये इस मेथड का सैक्रिफाइस था। फेंगयुआन ऑलरेडी इससे अवेयर था। चाहे ड्रैगनफिश इंजर्ड हो या नहीं, जैसे ही रिलोकेशन कंप्लीट होता वैसे भी वो मर ही जाता, तो थकना तो था ही। बट फाइनली स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड रिलोकेट हो गया था सक्सेसफुली। नई जगह, नई शुरुआत होगी और प्रोटेक्टेड एक तरीके से प्रोटेक्शन भी रहेगी। फेंगयुआन कहता है वर्थ इट है, सब कुछ वर्थ इट था, सब बढ़िया रहा। फेंगयुआन ने एंटर करा स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड में। रिलोकेशन की वजह से स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स भी आ रहे थे। जब तक लैंड एब्जॉर्ब नहीं करता अर्थक्वाइज सब कुछ हिलता रहा था। जैसे ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हुआ, लैंड स्टेबल हो गया। फेंगयुआन आसपास देखते हुए कहता है पूरा लैंड क्रैक से भरा हुआ लग रहा है, धुआं धुआं निकल रहा है, हर जगह डिस्ट्रक्शन फैला हुआ है। फेंगयुआन आगे कहता है इमॉर्टल प्राइमेसी ट्रांसप्लांट के टाइम में कुछ डिफेंड ही नहीं कर सकता था, इसलिए इतना डैमेज हुआ। लांग या लैंड स्पीड तो पहले ही वॉर्न कर चुका था। यही रीजन है जो नॉर्मली रीलोकेशन अवॉइड करी जाती है। फेंगयुआन कहता है लैंड स्पीड कहाँ है। स्टार फ्रॉम ब्लेस्ड लैंड की लैंड स्पीड आई, आंखें रेड थी। उसे समझ नहीं आया कि मास्टर ने क्यों रिलोकेट किया था। फेंगयुआन ने इंस्पेक्ट किया कि 4 रेवेन्यू सोर्स को जो उसके पहले थे कि कोई दिक्कत तो नहीं आई। ब्रोकन लेक्स, ब्रोकन स्टार लेक, एरो बैम्बू फॉरेस्ट, मीटियोर पिट और स्टार फ्रेग्रेंट ग्रास फील्ड। ब्रोकन स्टार लेक क्रैक के अंदर लीक हो गया था, बट कुछ पानी अभी भी बचा बचा था, तो आगे भी कर सकता है, यानी रिकवर कर सकता है। फेंगयुआन ने निकाला इमॉर्टल को लैंडस्केप एज बिफोर। इमॉर्टल एसेंस इंजेक्ट करा और सही करने लगा। ग्राउंड बेंट हुआ, लेक रिफिल हो गया, और लेकिन पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका था क्योंकि मैन मेड चीज़ें रिस्टोर नहीं होती हैं, तो वो तो भाई डिस्ट्रॉयड ही रहा, बाकी चीज़ें रिस्टोर हो गई। सीवीड लॉस हुआ था, स्टार रिवर गो प्रोडक्शन भी इफेक्ट हुआ था। गुड थिंग ये थी कि सब फिशेस, इंसेक्ट, गो क्रीचर्स को पहले ही हो इमॉर्टल वेस्टलैंड में शिफ्ट कर दिया गया था ताकि वो मरे ना। एरो बैम्बू फॉरेस्ट यहाँ पे सेफ था, बस साइड से 2 क्रैक्स हुए थे, फॉरेस्ट टच नहीं हुआ था ये क्रैक्स के द्वारा, एकदम क्लोज स्केप था। फेंगयुआन ने पहले ही वहाँ का रिसोर्स ट्रांसफर कर दिया था, सो नो बिग लॉस। मीटियोर पिट ग्रास फील्ड डिस्ट्रॉयड था। मीटियोर पिट इतना डिस्ट्रॉय हो गया कि भाई देख के पता ही नहीं चला कि वो मीटियोर पिट है।
और स्टार फ्रेग्रेंट ग्रास फील्ड तो भाई जल चुका है, उससे तो क्या बोले, उसमें तो आग लग गई। फेंगिवान ने लैंडस्केप एस बिफोर से दोनों जगह को रिस्टोर करा है, लेकिन ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का हैवी यूज हुआ। फेंगिवान सोचते हुए कहता है लॉस 80% तक कम हो गया, बाकी क्रैक्स को रहने देता हूँ, शायद इन्हें रिवर चैनल्स बना दूं आगे जाके, यानी इसमें नदियाँ बना दूं ये जो क्रैक्स बने हुए हैं। ये आइडिया टेस्ट करने के लिए लाइट ऑफ विजडम का यूज करेगा, बाद में जाके करेगा ये काम। नेक्स्ट उसने क्या करा, फेंगिवान ने फिक्स सिमर ट्रैवल यूज करा, लांग या लैंडस्पेड को पास गया, इमॉर्टल को रिटर्न करा। लांग या लैंडस्पेड कहता है दोबारा कुछ रिलोकेट करना हो तो आ जा, तू सुप्रीम एल्डर बन जा, तेरे को डिस्काउंट भी मिल जाएगा मेरे पास। फेंगिवान कहता है सोचूंगा, मन में कहता है भाई मैं इस चीज में बदलना नहीं चाहता, यानी मना ही कर रहा है मन में, लेकिन मुंह पे नहीं बोला। नेक्स्ट उसने क्या करा, ताई बाई का सीन दिखाते हैं। ताई बाई सॉन्ग ईसी, मतलब वो कहता है सॉन्ग ईसी लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे पास भी लोग आए थे। फेंगवन कहता है लगता है हमारी कनेक्शन जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। ताई बाई कहता है शार्ड डीमन ने कांटेक्ट कर दिया है, ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन कर, वही काम आएगा। फेंगवन कहता है अभी टाइम नहीं आया है, यूलू ब्लेस लैंड पे नेक्स्ट अटैक तक 10 दिन बाकी हैं, वेट तो करना ही पड़ेगा। टेंस ऑफ डेज के बाद हुई इमॉर्टल बेसलैंड अंडरग्राउंड केव के अंदर देखते हैं। लाइट ऑफ विजडम में बैठा फेंगिवन आंखें खोल के बोलता है फेल हो गया यार। स्टैम्प से बैठा हुआ था, जैसे स्टूल बना के स्टैम्प को रखा था। पूरा केव ब्लड जी फॉरेस्ट बन चुका था, टॉल और रेड मशरूम्स थे हर जगह, उन्हीं पे बैठा हुआ। ये सब हुआ था 7th कैलेमिटी के बाद, ब्लड पॉइजन केरिया फ्लावर के इफेक्ट से। अब ये फॉरेस्ट अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन 100 से 200 साल लगेंगे फुल फैलने में, इसको एकदम फुल बड़ा और होने में, एकदम फुल अपने पीक पर पहुंचने में। फेंगयुआन को ब्लड सी फॉरेस्ट से कोई उम्मीद तो नहीं थी, ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान था इस पर, तो वो ग्रो होने दे रहा था, जैसा हो तो हो। यही दिनों फेंगयुआन ने बिल्कुल रेस्ट नहीं करा, फुल फोकस स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड के डेवलपमेंट में था। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता अगर आइडेंटिटी लीक हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि 88 ट्रांग बिल्डिंग के कोलैप्स का असली कल्प्रिट मैं ही हूँ। हो इमॉर्टल वेस्टलैंड छोड़ना पड़ेगा और स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड बनेगा मेरा मेन बेस, इसलिए प्लान ऑलरेडी रेडी था। लाइट ऑफ विजडम का यूज़ करके एक 3D वाटर रिवर सिस्टम डिज़ाइन किया गया था। स्ट्रेटेजी प्लान थी कि स्टार फ्रॉम वेस्टलैंड का शेप बाउल जैसा था और सेंटर लो था, साइड हाई थी। अगर सिर्फ ग्राउंड पे रिवर होती तो वाटर सेंटर में कलेक्ट हो जाता, इसलिए प्लान ये था कि स्काई प्लस ग्राउंड रिवर वाटर सेंटर में स्काई में जाके जो एजेस तक फ्लो करे और फुल 3D सिस्टम बन जाए। और स्काई में रिवर बनने के लिए बेस्ट सोल्यूशन क्लाउड सोइल होगा। अब सेम मेथड लांगे लैंडस्पेट ने भी यूज़ करा था कि ज़मीन पे सेक्ट बनाए थे और साइड साइड से ऊंचा कर दिया था ताकि डिफेंस वॉल भी रहे और आसमान में मेन सेक्ट था। प्लान का बोनस ये था कि क्लाउड सॉइल पे स्टार फ्रेगमेंट ग्रास बहुत तेज से ग्रो करेगा। स्टार लॉर्ड वांग शांग को क्लाउड सॉइल अफोर्ड नहीं थी, इसलिए उसने ब्लैक सॉइल यूज़ किया था, लेकिन यहाँ परफेक्ट कंडीशन है, सो ग्रोथ रेट भी सुपर हाई होगा। बट एक प्रॉब्लम थी, फंड्स नहीं थे। जो 2000 इमॉर्टल एसेंस स्टोन थे वो लांग या लैंडस्पेड को दे दिए गए, तो अभी सिर्फ बेसिक 4 रेवेन्यू जोन्स रिपेयर किए गए थे, उनसे ये कमाया जाएगा, बाद में करा जाएगा। प्रोग्रेस का रिपोर्ट आता है एरो बैम्बू फॉरेस्ट बेस्ट कंडीशन में था, मून वेल वाटर से फुली फॉगी ऑरा निकल चुका था और मेटियोराइट पिट ब्रोकन स्टार लेक फुली रिस्टोर्ड थे। स्टार फ्रेगनेंट ग्रास फील्ड स्लो थी, बट किलर मूव स्प्रिंग स्टार रेन का यूज़ किया तो ग्रोथ स्पीड भी सुपर फास्ट हो गई। जब से स्टार पाथ इनहेरिटेंस मिला था स्टार शूट इमॉर्टल गो, तब से स्प्रिंग स्टार रेन एक इमॉर्टल किलर मूव बन गया था। अब इफेक्ट 10 गुना बेटर था। अब यहाँ पे इमॉर्टल कह रहा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई जाती हैं। इंपॉर्टेंट जो क्रीचर्स थे उसके पास, जो बीस्ट थे जिसे मतलब होते हैं ना डेसोलेट बीस्ट और नॉर्मल बीस्ट, वो थे उसके पास, जैसे ड्रैगन फिश, एरी फायर ड्रैगन पैंथम और रिग्रेटफुल स्पाइडर और डांगहुन माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये अभी तक रिलोकेट नहीं हुए थे, क्यों? पानी का सिस्टम अभी इनकम्प्लीट था, हेवनली ट्रिब्युलेशन और स्टार फ्रॉम ब्लेसलैंड पे आने वाला था, इसलिए अभी इनको वहां ले जाना बेकार था। स्टार लॉर्ड वांगशान भी इसी वजह से स्टेरिसाई ग्रोटो हेवन एक्सप्लोर करने में डेस्परेट हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर ट्रिब्युलेशन आने वाला था, इसलिए उसका फर्स्ट ट्रिब्युलेशन हो चुका था, सेकंड ट्रिब्युलेशन पास करना था। लेकिन जब उसकी फाइट हुई शोंग जी सिंह से, तो उसका कॉन्फिडेंस एक तरीके से टूट गया, इसलिए उसने सीक्रेट लीक किया और शीली को साथ ले गया। फेंग यून अभी भी डिसाइड नहीं कर रहा था कि सब रिसोर्स हेवनली ट्रिब्युलेशन से पहले मूव करे या नहीं, यानी वो इतना सोच रहा है जो स्टार लॉर्ड वांगशांग का जो मतलब वो ब्लेस लैंड था, स्टार फ्रॉम ब्लेस लैंड, उसके ऊपर उसने पहला ट्रिब्युलेशन झेल लिया था और दूसरा ट्रिब्युलेशन आने वाला है, क्लैमिटी नहीं ट्रिब्युलेशन, तो ट्रिब्युलेशन खतरनाक होता है। तो फेंग यून सोच रहा है कि अगर मान लो कभी होता है कि अपना हुई इमॉर्टल ब्लेस लैंड पे अटैक हो जाए
चीज़ें दिक्कत आ जाए, तो वहाँ से जो डाउन माउंटेन या जो भी मेन सोर्स हैं इनकम वाले, वहाँ से इनको मूव करके स्टार फॉर्म वेस्टलैंड में रख दें। लेकिन अभी वहाँ पे ट्रिब्यूलेशन आने वाला है, तो ट्रिब्यूलेशन पार कर लें तब रखें या पहले रख दें, तो ये पता नहीं चल रहा था। अब नेक्स्ट सीन देखते हैं। फेंग युआन डांगहोन पैलेस में गया। गु यू फेंगज़ेंग अभी भी कैप्टिविस्ट था, बिल्कुल होपलेस स्टेट में था, आँखें खाली थी, एकदम एकदम कुछ नहीं था आँखों के अंदर, बिना मूव करे बैठा हुआ था। उसके ऊपर 2 इमोशनल स्टॉक्स लगे थे। पहला इमॉर्टल क्रेन सेप्ट उसे मारना चाहता था, सबसे बड़ा ये। दूसरा उसका मास्टर लॉर्ड स्काई क्रेन उसका पोज़ीशन करना चाहता था, यानी उसकी बॉडी कब्ज़ा करना चाहता था। यानी इतने बड़े 2 धोखे, तो उसके चक्कर में भाई को सदमा लग चुका है। और फेंग युआन रोज़ के हैबिट से उसके सामने आता और कुछ ना कुछ बोलता। फेंग युआन के जो डायलॉग थे, मतलब एक तरीके से वो यही था कि मतलब समझ जा, वो तो ऐसा करना चाहते थे, तू ही नहीं समझ पाया। वही बात है ना, एक तरीके से मैनिपुलेट करना, बताना, वही चीज़ थी। क्योंकि आगे जाके फेंगज़ेंग का यूज़ करना है ना, इसलिए। फेंगज़ेंग को अपनी खुद की मर्ज़ी से फेंग युआन की साइड आ जाए, तो वही उसे चाहिए फेंग युआन को। तो लेकिन उसकी मर्ज़ी से उसे आना, अभी तो वो इतना नफ़रत करता है फेंग युआन से, लेकिन ये सब चीज़ें बोल के शायद आगे जाके हो जाए। तो अभी भी लेकिन यहाँ पे क्या था ना, इतना कुछ बोलने के बाद, इतने डायलॉग सुनाने के बाद फेंगज़ेंग पता क्या कहता है? फुल नंब, नो रिएक्शन, मुँह से आवाज़ ही नहीं निकली, कुछ कहा ही नहीं उस बंदे ने। एकदम इग्नोर कर रहा था फेंग युआन को। लेकिन अब हम जानते हैं और फेंग युआन भी जानता है कि इफ़ेक्ट तो उसके दिमाग में पड़ रहा है। वो तो पड़ रहा है। अब आगे सीन देखते हैं। फेंग युआन बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था जब तक गु यू फेंगज़ेंग खाना खा रहा था। मतलब जीने की एक विल तो उसके अंदर बची है ना, बस वही काफ़ी है। फेंग युआन उसका माइंडसेट चेंज करने की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था। स्लो प्रोसेस था, लेकिन कोई जल्दी भी नहीं थी, वो आराम से काम कर रहा था। अगला सीन ये था कि फेंग युआन सीक्रेट रूम में जाके डोंगफेंग चांगफेंग के सोल को इंस्पेक्ट करता है। उसके पास अब काफ़ी इमॉर्टल सोल थी, जैसे डोंगफेंग चांगफेंग की, फेदरमैन ज़ेंगलिंग की, स्नोई माउंटेन शू ज़ोंगज़ी की, ईस्टर्न सी लोन कल्टीवेटर याओ जीपी की। ये तीनों सोल सर्च करता आया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको डोंगफेंग चांगफेंग की सोल से मिला था। डोंगफेंग चांगफेंग सोल सडनली कहती है, तुम बार-बार बैटलफील्ड किलर मूव की मेमोरी चेक करते हो। लगता है किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी या इनहेरिटेंस से टकराव हुआ है तुम्हारा। फेंग युआन हॉनेस्ट रिएक्शन देते हुए कहता, हाँ, मैं तुम्हारी विज़डम पाथ इनहेरिटेंस प्लस अपना एक्सपीरियंस कंबाइन करके हर बार और ज़्यादा सीखता हूँ। डोंगफेंग चांगफेंग थोड़ा कहता है, एक काम करो, मुझे एक बॉडी दे दो, मैं तुम्हारे लिए डिड्यूस करूँगा, असिस्टेंट बनूँगा तुम्हारा। तुम मुझे मतलब एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, यानी एक तरीके से मेरे पे सारे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, मैं कहीं भागूँगा नहीं, ये सब मतलब मना रहा था फेंग युआन को कि मेरे को बॉडी दे दे यार। फेंग युआन शांत वाली स्माइल करते हुए कहता है, बढ़िया आइडिया है, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। तुम अभी भी गिव अप नहीं कर रहे, लगता है अभी थोड़ा और दर्द देना बाकी है, तुम्हें और दर्द देना पड़ेगा। डज़न्स ऑफ गू बम एक्टिवेट करे। डोंगफेंग चांगफेंग के सोल को 2 घंटे तक एक तरीके से चिल्लाती रह गई और एकदम टॉर्चर उससे सहती रह गई। फेंग युआन ने टाइम वेस्ट नहीं करा, तुरंत ही नेक्स्ट रूम में चला गया। फर्स्ट रूम ज़ेंगलिंग फेदरमैन गुई मॉडल का था, उसकी सोल का। सेकंड रूम था शू ज़ोंगज़ी स्नोई माउंटेन गुई मॉडल का था। दोनों सोल सर्च से भी बैटलफील्ड किलर मूव रिलेटेड मेमोरीज मिलती हैं। वाइंड पाथ और स्नो पाथ के कुछ यूनिक मेथड भी मिलते हैं। शू ज़ोंगज़ी की सोल की इन्फॉर्मेशन पता चलती है, उसके स्नोई माउंटेन ग्रेसलैंड में एक हिडन ट्रेजर स्टैश है, प्लस रेयर स्नो प्लांट्स भी हैं। बट फेंग युआन मतलब इतना मतलब वो नहीं है कि वो सीधा जाए वहाँ पे, क्योंकि ओल्ड एंसेस्टर शी हू का लेवल भाई बहुत खतरनाक है। मतलब प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कब वो क्या कर दे, इसलिए। और फेरी लिशान भी उसका सच नहीं बता रही है, तो मतलब बिल्कुल रिस्क नहीं लेना वहाँ जाके तो। ज़ेंगलिंग के सोर्स से इन्फो पता चलती है कि कंप्लीट वाइंड पाथ इनहेरिटेंस मिली, इमॉर्टल किलर मूव, हेवनली विश भी, और इन्फो ऑफ अ इमॉर्टल गू हाउस, सैक्रेड फेदर सिटी, और सीक्रेट वर्ल्ड ग्रीन हेवन फ्रेगमेंट वर्ल्ड फिल्ड विद रिसोर्स, इसका भी इन्फॉर्मेशन पता चला। फेंग युआन ऑलमोस्ट एकदम ध्रुल कर गया है सुन के कि, बट रिस्क नहीं लेता क्योंकि व्हाइट सी सातवो और दूसरे गो इमॉर्टल्स वहाँ ऑलरेडी हैं। यानी यहाँ हमने देखा था ना कि सैक्रेड फेदर सिटी पे अटैक हो गया था, वो वहाँ पे अटैक करने आ गए थे, तभी तो ये सारे फेदरमैन भाग गए थे। और इन्होंने हेवनली विश वाले चीज़ इमॉर्टल किलर मूव यूज़ करा, तो ताई भाई यूनशेंग उसके ब्लेस लैंड में पहुँच गए। तो याद होगा आपको, वही वाली सीन था। तो फेंग युआन यहाँ पे रश नहीं कर रहा, वो आराम से हिसाब से आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत है अभी भी। अब ताई बायाशेंग का मैसेज आता है। वो कहता है, मैं शार्ड डीमन और बाकी सबसे मिल चुका हूँ। फेंग युआन ने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज़ करा और इसके इमॉर्टल प्रेमेसी में जंप कर गया। नेक्स्ट सीन था कि फेंग युआन सियांग जिनसी की भेस में सबके सामने अपीयर होता है। शार्ड डीमन हंसते हुए कहता है, लो भाई लो, ये दुनिया भर में मशहूर शियांग जिनसी है, देखो इसको। फेंग युआन बिटर स्माइल देते हुए कहता है, शार्ड डीमन सर मजाक मत उड़ाइए यार, हाँ। फायर क्रैकर जैसे एक्सप्लोजन बॉडी पे हुए और मॉर्टल गू डैमेज हो गया। ओल्ड गू इमॉर्टल एकदम टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम्हें सॉन्ग क्लैन
को ऑफेंड किया है, ये विज़डम पाथ किलर मूव तुम्हें छुपा नहीं सकती। मिडल एज लेडी गो इमॉर्टल एरोगेंट टोन में कहती है राइट, ईस्टर्न सी के टॉप 3 विज़डम पाथ एक्सपर्ट में से एक सॉन्ग ज़ियाडान, तुम कितना भी छुप लो वो तुम्हें पकड़ ही लेगा, यानी रिड्यूस कर ही लेगा तुम्हारा पता। फैट गोल्डन रॉब्ड गो इमॉर्टल हँसते हुए कहता है ज़ियाडान बराबर ट्विन पोलर में है, मतलब वहाँ पे ही है, ट्विन पोलर ही है वो। हुआ आन बराबर नानगोंग में है और ड्रैगन हेडेड टॉर्टोइस एडवर्सिटी सी में है। तीनों ईस्टर्न सी के टॉप विजडम पाथ एक्सपर्ट हैं। सॉन्ग्स या डान तो अपने आप को ईस्टर्न सी से मर्ज कर चुका है। तुम जितना छुप लो वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। फेंगयुआन रिस्पेक्टफुली कहता है शुक्रिया सबको, मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। और तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे अभी तुमने बोला था कि उसकी बॉडी में अचानक से फायर क्रैकर जैसे चीज़ें क्या हुई और मॉर्टल को डिस्ट्रॉय क्यों हुए। तो जब भी वो ईस्टर्न सी में एंटर हुआ ना, वैसे इसके जितने भी सारे विजडम पाथ के मॉर्टल वो थे खुद ही एक्सप्लोड हो गए। ये सिर्फ एक बात का प्रूफ था कि सॉन्ग्स या डान के लेवल इनसेन है। उसने ऐसा शायद करवाया था। शाह डीमन आगे कहता है चलो मिलवाता हूँ तुम्हें। यह है नाइन्थ घोस्ट फिंगर सोल प्लस विजडम पाथ में है। यह है मास्टर शीप शी शू फैंग विजडम पाथ में है। और यह है बिग बैग लू तानशी स्पेस प्लस विजडम पाथ में है। फेंगयुआन शिंग शियांगजी कहता है, मतलब फेंगयुआन तो शिंग शियांगजी है ना, तो वही कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं तो हॉनर्ड फील कर रहा हूँ आपसे मिलके। शी शू फैंग इसका नाम था, वो एरोगेंट टोन में कहता है मिलना मेरे लिए बैड लक है। तुम सॉन्ग क्लैन को ऑफेंड कर चुके हो, अभी तक सेफ हो क्योंकि वो लोग बिजी हैं असेंडिंग हेवन प्लेन में। अगर तुम्हें यूलू ब्लेसलैंड मिशन में प्रॉब्लम क्रिएट किया ना तो तू सबका एनिमी बन जाएगा। सारे गो इमोर्टल ऑकवर्ड फील करते हैं, ताई बर्नशंग सीरियस हो जाता है और बो डान अंदर ही अंदर खुश होता है। यहाँ पे फेंगयुआन को किसी ने मतलब एक तरीके की वार्निंग दी। फेंगयुआन कहता है शीशु फेंग की बात सुन के खुश होता है और एंग्री होने की जगह ज़्यादा खुश हो जाता है। ये तो अलग ही रिएक्शन दिया फेंगयुआन ने। वो कहता है मास्टर सी सही बोल रहे हो, सॉन्ग क्लैन का लेवल तो मैं हैंडल ही नहीं कर सकता, इसलिए लॉर्ड शाह डीमन क्या मैं ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन कर सकता हूँ। शी शू फैंग एकदम कहता है शॉक्ड होते हुए, एकदम हिल गया। शाह डीमन कहता है हा 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 ऑफ कोर्स, तू तो टैलेंटेड है। जब तक तूने फेरी शी शू का मतलब तूने तो छुआ ही नहीं, हम तुझे सपोर्ट तो करेंगे ही। फेंगयुआन बिटर स्माइल के साथ कहता है मैं बस गलती से वॉल्केनो के नीचे पहुंच गया यार, फेरी शीशु वो नहाते हुए देख लिया, बस इसी वजह से प्रॉब्लम हो गई। बोडान का फेस तो एक तरीके से ब्लैक पड़ गया। शाह डीमन हंसते हुए कहता है चल अब चलते हैं उस बैटलफील्ड को तोड़ने के लिए जो पहले नहीं कर पाए। यूलू ब्लेस लैंड ऑफ फाइटिंग सोल बैटलफील्ड दिखाई जाती है। जैसे ही सब एंटर करते हैं डार्क क्लाउड्स थंडरस्टॉर्म सैंडस्टॉर्म जिसमें सोल बीस्ट कंटिन्यूसली आ रहे थे। फेंगयुआन बोडान दूसरे सब लोग तुरंत ही बैटलफील्ड को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी विजडम पाथ के थे सब अपनी अपनी टेक्निक यूज कर रहे थे। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। इस राउंड में जितने भी ट्रैप तो होंगे नहीं, बस टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमें सारे गू को ढूंढ के डिस्ट्रॉय करना है। 7 मिनट के बाद एशियन सोल बीस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये वाली दिक्कत है, तब तक बैटलफील्ड को पूरा ख़त्म करना होगा, वरना 7 मिनट के बाद तो और दिक्कत होगी और जितना टाइम बीतता जाएगा उतनी और दिक्कत होगी। ट्रैप यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस हमें इन बीस्ट को रोक के रखना है और जितना भी ये पूरी फॉर्मेशन है इसको ख़त्म करना है, बस इतना काम है हमारा। और उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। अब रेस अगेंस्ट टाइम स्टार्ट हो चुका था, तो शार्क डीमन की और टीम सोल बीस्ट को रोक नहीं पाए, तो ये जो मतलब इन्वेड करना है वो फेल हो जाएगा। अगर बैटलफील्ड किलर मूव पहले रिड्यूस हो गया तो जीत पक्की है। फेंगयुआ ने विजडम पाथ का किलर मूव यूज करा, एक ही बार में 7 से 8 हिडन गू बम को डिस्ट्रॉय कर दिया। पहले सिर्फ 4 से 5 या 6 तक कर पा रहा था, लेकिन अब उसने हुई इमॉर्टल बेस्टलैंड में काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, इंप्रूव किया था, इसलिए कर पा रहा था। फेंगयुआ सोचता हुआ कहता है ये सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अपग्रेड नहीं हो रहा है। विजडम पाथ इमॉर्टल किलर मूव बनाने के लिए इमॉर्टल को चाहिए होगा, उसके पास अनरावल मिस्ट्री इमॉर्टल को है, लेकिन बैटलफील्ड किलर मूव के अगेंस्ट वो भी काम नहीं आ रहा। उसने सोचा था कि अनरावल मिस्ट्री का कोर बनाकर एक नया इमॉर्टल किलर मूव डिज़ाइन करे, लेकिन जब तक ईस्टर्न सी आया तब तक सक्सेस मिला ही नहीं। तो क्या बोलें, इमॉर्टल किलर मूव रिड्यूस करना बहुत ही हार्ड होता है। रैंक 8 इमॉर्टल्स भी कभी-कभी ईयर्स लगा देते हैं, फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाते। फेंगयुआन के पास काफ़ी इनकम्प्लीट मूव थे इनहेरिटेंस में। उसने विजडम गू से कुछ रिड्यूस करे, जैसे स्टार फायर एस्केप, प्रोजेक्टेड स्टार थॉट, बट विजडम पाथ में उसका लेवल अभी बेसिक ही था और ये उसकी बिगेस्ट वीकनेस बन गई थी। फेंगयुआन अब जो इनर थॉट था, यानी अपने मन में कहता हुआ कहता है अगर मेरा विजडम पाथ लेवल मास्टर तक पहुंच जाए तो मैं अनरावल मिस्ट्री का यूज़ करके न्यू किलर मूव बना सकता हूं जो कि बैटलफील्ड किलर मूव को तोड़ सके। लेकिन अभी के लिए इवन अगर फाइट फेल भी हो जाए, उसका ज़ॉम्बी अलायंस ज्वाइन करना तो कन्फर्म ही है, तो टेंशन नहीं थी। और एक्चुअली अगर ये बैटलफील्ड स्लो रिड्यूस होता है तो उसके लिए बेटर ही होगा, क्योंकि शार्क डीमन पे एक तरीके से इंप्रेशन जमा लेगा और फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
फेंगयुआन शांत तरीके से ऑब्जर्व करता है साइड में। बोडान भी ट्राई कर रहा था लेकिन सिर्फ एक ही गू बम डिस्ट्रॉय कर पा रहा था एक बार में, स्लो प्रोग्रेस थी। अब फोकस गए जो नए 3 लोग आए थे उन पर। 9th घोस्ट फिंगर, ओल्ड गू इमॉर्टल था डेमोनिक पाथ में। फिंगर मूव करता तो एक ही फिंगर का शैडो इनविंसिबल रहता। डीप सिंबॉलिक साइन था उसका। अननोन लैंग्वेज में चांट करता रहता और मोर्टल गू रिलीज करता, जो कि सेल्फ डिटोनेट करके हिडन गू बम को ही रिवील कर देते। और कभी 1 कभी 7 से 8 डिस्ट्रॉय करता। स्पीड में साइलेंटली स्लो भी था फेंगयुआन से, बट विजडम लेवल बड़ा हाई था। बिग बैग लू तानशी स्पेस पाथ का कोई मॉडल था। आई टर्न करके एकदम कैट लाइक पुपेट्स बना लेता था और अपने हाथों को गोल्डन कर लेता था। हर अटैक से करीबन 8 हिडन गूबम डिस्ट्रॉय होता था, बट स्लो प्रोसेस था। ईच मूव में हैवी एनर्जी लगती थी और बहुत ज़्यादा थकावट भी होती थी एक बार 8 डिस्ट्रॉय करने के बाद, यानी थोड़ा थक जाता था वो। कंक्लूजन ये था कि स्पीड वाइज तो लू तानशी 9th घोस्ट फिंगर से ज़्यादा था और फेंगयुआन से भी ज़्यादा, लेकिन फिर रेस्ट भी लेना पड़ता था तो पीछे पड़ जाता था, यानी पीछे हो जाता था। शी शू फैंग का दिखाया जाता है, विज़डम पाथ में मेन यूज़र था और शार डीमन ने इस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया था। अभी हवा में एरोगेंट तरीके से, मतलब सॉरी, शी शू फैंग ये एक लड़की थी तो ये खड़ी है। नोज़ से ये कंटिन्यूअसली येलो और व्हाइट वेपर्स निकाल रही थी। नाक बहा रही थी, छी, 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 कैसी गंदी लड़की है। शीशु फैंग के जो नाक से निकली जो नीटा नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए, तो बिहारियों वाला वर्ड हो गया। येलो एंड व्हाइट वेपर हवा में घूमती हुई गई और एक ही बार में 100 हिडन मॉर्टल गूबम डिस्ट्रॉय कर दिए। ये जो नेटा वर्ड है ना यार, ये मेरा दोस्त कहता है। नेटा ही कहते हैं क्या? कुछ और कहते हैं। मैं तो इसको मैं क्या कहता था यार, मैं तो भूल ही गया इसको क्या कहता था। उसने मेरे को आदत डलवा दी। मेरे को बड़ा अजीब लगता है जो नाक से निकलता है। अजीब सा ही लगता है, छोड़ो। जो जो भी निकलता है नाक से, हवा में एक तरीके से गया और निकलता गया और फुल पावर में आ जाता है। फेंगयुआन ने चुपके से देखा उसको। ये डेफिनेटली इमॉर्टल किलर मूव था जो ये यूज़ करी थी लौंडिया। फेंगयुआन अंदर से सोचता हुआ कहता है, मेरा विज़डम पाथ लेवल लो है, इसलिए अनरावल मिस्ट्री प्रॉपर एक तरीके से प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे पास स्टार थॉट इमॉर्टल वो होता तो डोंगफेंग चांगफेंग की इनहेरिटेंस में 3 इमॉर्टल किलर मूव बना पाता, जो बैटलफील्ड किलर मूव को तोड़ देते हैं। उनमें से 2 मूव तो इस वेपर से 5 से 6 गुना पावरफुल होते हैं। अभी स्टार थॉट इमॉर्टल गू की उसकी बिगेस्ट नीड थी। पहला हु इमॉर्टल बेस्टलैंड में जो स्टोन नेस्ट था वो स्टार थॉट गू से बना था। अगर इमॉर्टल वर्जन होता तो उसी स्टोन नेस्ट से एयर से गू भी प्रोड्यूस होती और इमॉर्टल एसेंस स्टोन भी ज़्यादा मिलते। दूसरी तरफ से ये कोर स्टार फॉग कंसीलमेंट का था, एक इमॉर्टल किलर मूव जो दूसरों की डायरेक्शन को ब्लॉक करता था, बिल्कुल डार्क लिमिट जैसे। फेंगयुआन सोचते हुए कहता, अगर फ्यूचर में मैं फुगिटिव बना तो सब लोग मुझे ट्रैक करेंगे, तब स्टार फॉग कंसीलमेंट जैसा मूव ही मुझे बचा सकता है। मॉर्टल किलर मूव का कुछ फ़ायदा नहीं, कितने भी हों। इमॉर्टल के सामने कोई चांस ही नहीं होता। लेकिन स्टार थॉट इमॉर्टल को डिफाइन करना हार्ड है, फंड्स भी नहीं है। अभी 2000 इमॉर्टल एसेंस ऑलरेडी वेस्ट कर दिए और इमॉर्टल मटेरियल कलेक्ट करने में टाइम लगेगा। लक दोनों भी चाहिए होगा, लक है नहीं भाई के पास। सक्सेस के दाव मार्क पहले यूज़ हो चुके हैं चेंज फ्रॉम इमॉर्टल गो के चक्कर में, तो वो भी गया है। अगर बैड लक हुआ तो रिफाइनिंग फेल हो जाएगा और सब वेस्ट हो जाएगा, तो दिक्कत ही दिक्कत है। और दूसरे लोग भी शायद स्टार थॉट इमॉर्टल को रिफाइन कर पाएँ तो दिक्कत हो जाएगी, वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि एक टाइम पे एक ही इमॉर्टल गो होता है। क्योंकि डोंगफेंग चांगफेंग ने भी अभी रिसेंटली सेल्फ प्रोटेनेट किया था उसको, तो हो सकता है किसी और ने कर लिया हो। 7 मिनट बीत चुके थे। जो फाइटिंग सोल बैटलफील्ड थी इसमें एशियन सोल बीस्ट फिर से आ गए थे। चारों तरफ से फेंगयुआन की टीम को घेर लिया था। सीन ऐसा था जैसे बड़ा सा जो पैनकेक है उसके बीच में जो एक दाना होता है ना, एक चेरी का, ये जो चेरी वाला दाना है ये लोग है और जो पैनकेक वाले हिस्सा है वो पूरी आसपास एकदम भाई वो सोल बेस्ड है। लेकिन शार डीमन और टीम बिल्कुल डेस्परेट नहीं हुई। उनकी आंखों में फाइट का जज्बा था और होप थी क्योंकि बैटलफील्ड किलर मूव ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। शार डीमन एकदम भाई दांतों को दबा के कहता है ऑल और नथिंग, यानी एकदम लगा दो या तो कुछ नहीं मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट करे उसने इनकम्प्लीट प्रोफाउंड आइस हाउस एक्टिवेट कर दिया। प्रोफाउंड आइस हाउस सबको लेके सीधा सोल आर्मी बीस्ट के बीच में चार्ज कर गया। सोल बीस्ट चीरते हुए आगे बढ़ता गया। डेसोलेट बीस्ट लेवल भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। बैम बैम आवाज आई। एशियन सोल बीस्ट घेर लिया गया प्रोफाउंड आइस हाउस को, यानी जितने भी एशियन सोल बीस्ट थे जो बड़े पावरफुल वाले थे उन्होंने घेर लिया है ये जो आइस हाउस था उसको और जबरदस्त अटैक करने लगा इस घर पर। ये जो हाउस था, इमॉर्टल एसेंस फास्ट तरीके से कंज्यूम होने लगा क्योंकि भाई डिफेंस कर रहा था। शार डीमन, सुबाइमन और उसकी जो टीम थी इसके चेहरे तो भाई सफेद पड़ गए थे। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।